हेलो एवरीवन। हमारे करंट अफेयर के सीरीज़ में ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हम जून की मंथली मैगजीन विजन की कवर करेंगे, जिसमें हम हमारा पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, इट इज़ अबाउट न्यू पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, इसका नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा। ये इसका एक थीम है, किस थीम पे ये बेस्ड है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, इसमें अब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान सकते हैं कि राज्यसभा हॉल जैसे है। इट इज़ बेस्ड ऑन थीम ऑफ नेशनल फ्लावर दैट इज लोटस। डिफरेंट इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि सिंगल, और ये जब जो कि क्या सिंबलाइज करता है? ट्रांसफर ऑफ पावर। किस स्टेट से रिलेटेड है ये सिंबल? तमिलनाडु। राइट। सेकंड टॉपिक, लॉ ऑन सेडिशन। कौन सा सेक्शन उससे रिलेटेड है? सेक्शन 124A दैट ऑफ आईपीसी, और ये डिफाइन करता है सेडिशन को। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, नहीं, वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कंसिडरेशन ये दिया हुआ है कि हाँ भाई ये सेडिशन का पार्ट है। उसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स किस ईयर 2022 के लिए किसने निकाला है? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। तो आपको ये बस इसमें मिनिस्ट्री मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट अगर पूछ देगा तो ये डिपार्टमेंट है कि इस इंडेक्स को किसने निकाला है। फोर्थ पॉइंट, डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राइट। ये किससे रिलेटेड है? तो दिस काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड punitive action on an OTT platform invoking of information technology rules। अगर इसको कोई वॉयलेट करेगा तो उससे रिलेटेड क्या प्यूनिटिव एक्शंस लिए जाएंगे, उससे रिलेटेड है। OTT का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। उसका ये डिफिनेशन है। राइट। ये भी आप एक को जानना होता है कि व्हाट इज OTT। दीज आर द सर्विसेज दैट ऑफर व्यूअर्स एक्सेस टू मूवीज, टीवी शोज एंड मीडिया। मतलब जो आप जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, या डिफरेंट जो भी वेब सीरीज आप आजकल देखते हैं, वो दे आर द पार्ट ऑफ OTT। affirmative action basically it is the symbol of positive action, right? It is positive action discrimination to counter historical patterns of prejudice against individuals, right? उसकी आइडेंटिटी के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके साथ अगर कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो तो उसको सुधारने के लिए, सही करने के लिए कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, उसे हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। जैसे इंडिया में उसके लिए रिजर्वेशन का एक सेक्शन है, डिफरेंट सेक्शन में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब्स में, स्कीम्स में, उनके लिए एक है। कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है? आर्टिकल 15(4), 16(4), राइट। इसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और भी अलग अलग चीज़ें हैं, बस अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नर्स पावर इट इन विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इट? आर्टिकल 164 क्लॉज 1। व्हाट डज इट स्टेट? ये क्या स्टेट करता है? दैट CM shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of CM, right? सेम ये केस PM का भी होता है, राइट। आपको ये बताना है कि PM के से रिलेटेड जो सेम ये पावर है ये कौन से आर्टिकल में है। द गवर्नर द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हु एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। हियर ही possesses various powers: executive power, judicial power and legislative power. What are the executive powers? Appointing the chief minister of the state along the council of ministers. जुडिशियल पावर क्या होता है? जुडिशियल पावर जैसे पार्डन करना, रेमिट करना, कम्यूट करना, बट ही कैन नॉट डेथ से रिलेटेड ये जो जुडिशियल पावर है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो पार्डनिंग पावर्स है वो डेथ से रिलेटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। लेजिस्लेटिव पावर, इशू ऑर्डिनेंसेज इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अदर पावर क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ बिल टू द प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 200। Various that committees has been recommended, that Rajvannar Committee, Punchi Commission, Sarkaria Commission and Venkatachalya Commission has recommended for better relations between governor and states. प्रीवियस ईयर पेपर में भी पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, वेरियस ऐसे कमीशंस आते हैं कि, और बेसिकली रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स को लेके, गवर्नर एंड स्टेट्स को लेके कि ये किससे रिलेटेड है, या उसमें ये एक आपको दे देगा सेंटेंस, बोलेगा कि इन चारों कमीशन में बताइए कि कौन से कमीशन ने ये रिकमेंड किया था, वो आपको इसमें बताना है। जनरल कंसेंट टू CBI, तमिलनाडु विड्रॉ जनरल कंसेंट टू CBI टू प्रोब केसेज इन इंडिया।
What is general consent to CBI? We will get to see here for that. CBI is governed by Delhi Police Special Police Establishment DSP Act 1946. तो CBI किस एक्ट से गवर्न होता है? By this, right, which requires to the investigative agency to obtain consent of state government before it investigate in particular state. तो state government का एक consent उसको चाहिए होता है. The consent of state government to CBI can be either general or case specific. General consent is normally given by the states to help CBI to conduct a seamless investigation of corruption against a central government employees in states, right. General consent is by default. उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि स्टेट आपको अप्रूवल दे या ना दे. इन स्पेसिफिक कंसेंट CBI हैज़ टू अप्लाई टू स्टेट्स इन एवरी केस. तो ये एक डिफ़ॉल्ट है कि हाँ भाई वो कर सकता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक वाले में उसको अप्लाई करना पड़ता है. अगर वो कंसेंट नहीं मिला, इफ इट इज़ नॉट ग्रांटेड, देन CBI ऑफिशियल्स विल नॉट हैव द पावर ऑफ पुलिस व्हेन दे एंटर द स्टेट. विड्रॉल इज नॉट एप्लीकेबल टू द केसेज इन विच इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. तो जो प्रोग्रेस है उसमें विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है. Exception to the general consent. Supreme Court and High Court can order CBI to investigate a crime anywhere in the country without the consent of the states. तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिसमें विदाउट अप्रूवल भी वो कर सकते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ये पावर है. Consent does not apply in cases where someone has been caught red-handed taking a bribe. तो इसमें भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये एक एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के, तो आपको ये पता होना चाहिए. प्रोसीजर ऑफ DGP's अपॉइंटमेंट, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा केस उससे रिलेटेड है. और ये क्या एज पर जजमेंट क्या आया था, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था कि DGP इज टू बी सेलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स एम्पैनल्ड फॉर द प्रमोशन टू दैट रैंक. State sends the name of the eligible officers to UPSC, which appoint a 3-member panel. पैनल में कौन कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UPSC होता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न होता है, टू पिक अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके पास कितना, इस पैनल में कितने लोग हैं, कौन सा केस है, ठीक है, राइट. और ये होता है कि कितने लोग, मतलब टॉप 3 सीनियर मोस्ट, इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. जस्टिस क्लॉक्स, ये टर्म है, ये क्या है? जैसे जैसे टर्म आपको दे सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कॉम्प्लेक्सेज ऑफ हाई कोर्ट्स. Inform stakeholders about the court related parameters and bring awareness among the public. ये उससे ही रिलेटेड है, राइट. किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ये भी आपको देखना चाहिए. न्याय विकास पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ये किसने निकाला है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. एंड इट शोज द मैट्रिक्स टू मॉनिटर एंड इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ पंचायत्स, राइट. ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मतलब ये बहुत सिंपल हो जाता है, बट फॉर द फैक्ट कि ये दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर मतलब उसको कवर कर लिया है, राइट. नाउ वी विल मूव टू इंटरनेशनल रिलेशंस. आवर सेकंड टॉपिक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड US ऑन. तो ये आपको ऐसे विजिट बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि कहाँ गए थे, क्या गए थे. उससे रिलेटेड कोई ऐसी डील साइन हुई, उससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट साइन हुए, या उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कोई एक्सरसाइज होने वाली थी, या कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का वहाँ पर एक उसको श्रद्धांजलि दी गई, उसको याद किया गया, उसको कोई किसी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज किया गया. इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा देखना है, राइट. अब हम वहाँ गए तो ठीक है, US गए, बट हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट. आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है. जैसे टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में क्या हुआ? पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स को लीड बाय इंडियाज भारत 6G एंड US नेक्स्ट G अलायंस. तो भारत 6G ये किसका है? इंडिया का है, वो आप तो गैस कर सकते हैं. बट नेक्स्ट G अलायंस ये किस कंट्री का है? ये US का है. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओपन रैन, दैट इज ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम वॉज लॉन्च्ड. ये ओपन रैन होता क्या है? ये एक सिस्टम है दैट अलाउज इंटर ऑपरेशन बिटवीन सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट वेंडर्स. ठीक है, डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू जो सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट किया जाता है, तो इंटर ऑपरेशन, आपस में ऑपरेशन कर सके, उसके लिए ये एक नेटवर्क होता है. देयर बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ डेटा एंड कम्युनिकेशन. तो इसका यूसेज भी ये दे दिया है. उसके अलावा इनोवेशन हैंडशेक, ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया. स्टार्टेड टू कनेक्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ 2 कंट्रीज, राइट. तो अब जैसा आपको इनोवेशन हैंडशेक किस कंट्री के साथ हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए. इंडिया US न्यू एंड इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड. ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं.
इंडिया बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो इंडिया ने किस कंट्री के मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मेंबर बना है, नया मेंबर यूएस का, राइट। उसके बाद ये, और इसका एम क्या है, टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। द यूएस टू ओपन 2 न्यू काउंसलेट्स इन इंडिया वेयर बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नाउ यूएस के बारे में कुछ फैक्ट इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड, जैसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यूएस इज द मेजर एक्सपोर्ट हब फॉर इंडियन गुड्स, लार्जेस्ट इंडिया से। यूएस एक कंट्री है जिसके साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है, राइट। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है इसी तरह। इट इज एंड थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। यूएस एग्रीमेंट्स लाइक, ये सब जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, कॉमकासा है, बेका है। कॉमकासा ये कि सबसे रीसेंट है, मतलब रीसेंट में इन द सेंस कि कॉमकासा, बेका ये सब रीसेंट है, तो रीसेंट वाले आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। बाय लैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रिमपैक, ये सब जो आपको एक्सरसाइजेज और भी एक्सरसाइजेज होंगी वो आप एक जगह लिख लीजिएगा और उनको एक साथ याद कर लीजिएगा कि ये मेजर कंट्री से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस, एन एग्रीमेंट टू को प्रोड्यूस GE-F414 जेट इंजन। अब ये GE-F414 किसके साथ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। इट इज़ अ टर्बो फैन इंजन, राइट। किस किस में हुआ है, कंपनीज में, जनरल इलेक्ट्रिक में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, हॉल में, राइट। यूएस इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इंडस एक्स, ठीक है। इसका आपको पता है इंडस एक्स किसके साथ है, यूएस के साथ है। इसमें आप देखते हैं इंड एंड यूएस। इट विल फैसिलिटेट जॉइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड को प्रोडक्ट, मतलब उसी से डिफेंस टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है ये, राइट। इंडस एक्स कभी रिवर के साथ वो नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ है, यूएस के साथ। इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोक्योर 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनआर्म्ड व्हीकल नेम्ड जनरल एटॉमिक्स GA-MQ-9B ड्रोन्स फ्रॉम। तो आपको बस बेसिकली इतना ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि MQ-9B ड्रोन्स जो है ना, तो कहाँ से इंडिया ले रहा है, यूएस से ले रहा है, राइट। इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस, इंडिया साइंड यूएस लेड आर्टेमिस अकॉर्ड एज 27th मेंबर, राइट। तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड किस कंट्री से रिलेटेड है, यूएस से रिलेटेड है। इंडिया कौन से मेंबर के तौर पे साइन किया है, 27th मेंबर के तौर पे साइन किया है। ये आर्टेमिस अकॉर्ड की कंट्रीज़ हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि इसमें कौन, इसमें एटलीस्ट अगर सारी नहीं कर सकते हैं, मेजर कंट्रीज़ को बिल्कुल देख लीजिएगा। अफ्रीका लग सकता है मेजर नहीं है लेकिन है। एशिया में सिर्फ मेजर कंट्रीज़ को देखना है या सारा आप देख सकते हैं, स्पेशली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इन बहरीन, इनको तो ज़रूर देख लेना है। बाकी आप इसमें सिर्फ मेजर कंट्रीज़ को ही याद करेंगे, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। एंट्री टू गेटवे, गेटवे इज़ एन अपकमिंग नासा लेड इंटरनेशनल लूनर ऑर्बिटल स्टेशन फॉर आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या। सबसे पहले तो इट्स एम्स टू स्टैब्लिश अ कॉमन विजन वाई अ सेट ऑफ प्रिंसिपल गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एनहांस द गवर्नेंस ऑफ सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, राइट। तो ये भी आपको पता, और गेटवे के बारे में भी पता होना चाहिए कि गेटवे किसने स्टार्ट किया। इट इज़ अ नासा लेड लूनर ऑर्बिटल स्टेशन फॉर आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये है, राइट। देन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ यूएस, ये किसका एसोसिएशन है, यूएस का, राइट। अब इसके बारे में ये मतलब इंडिया को उसने प्रोटेक्शनिस्ट बोला है। प्रोटेक्शनिस्ट क्या होता है, राइट। प्रोटेक्शनिस्ट जब ये तब होने लगता है कि जब आप फ्री ट्रेड इकोनॉमी को उतना फॉलो ना करें और जो एक बाहर की जो गुड्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं उनके लिए आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना रख के उनके ऊपर आप जैसे टैक्स लगाते हैं, या ग्लोबल एक जो होती है ना ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में जब हम चलने लगते हैं तो उसे प्रोटेक्शनिज्म कहने लगते हैं, राइट। तो उसी को चीज़ है कि आप फ्रीली ऑपरेट ना करके थोड़ा सा आप उसको बैरियर क्रिएट कर रहे हैं फ्री ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी को, उसी को आप प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। देन इंडिया नेपाल इनॉग्रेशन ऑफ द ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, राइट। अब इसके बाद एक ये हो गया, उसके बाद जैसे कि फुकोट करनाली हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, इन्हीं चीज़ों को बस देख रहे हैं। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन टू चितवन, ये भी हो गया। इंडिया एग्रीड टू द फर्स्ट ट्राईलैटरल पावर ट्रेड बिटवीन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया, हैंडिंग ओवर खुर्ता बीजालपुर रेल सेक्शन। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल, हाइएस्ट सोर्स ऑफ FDI, South Asia's first cross-border petroleum products pipeline, constructed and funded by IOCL, connecting Motihari in India to Amlekhganj in Nepal, ठीक है। देन मोतीलाल कोऑपरेशन सच एज BBIN, तो ये भी इसका भी पार्ट है, वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। बिम्स्टेक का भी दोनों पार्ट हैं। और दोनों ने कौन सा साइन किया है, टू डेवलप वेस्ट सेती एंड सेती रिवर प्रोजेक्ट,
Where Seti is the tributary of Karnali River located in far western region of Nepal. Mahakali Treaty, Upper Karnali Project, Swami Vivekanand Center for Indian Culture was set up in Kathmandu. Right. Then Indian International Center for Buddhist Culture and Heritage was inaugurated in Lumbini, Nepal. Then China. और ये एक मैप है, आप इस मैप को देख सकते हैं. देन चाइना रिसेंटली होस्टेड C+C5 समिट, जिसमें चाइना और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. इट इज़ एंड उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से उतना ज़रूरी है नहीं. राइट. चाइना इज सेंट्रल एशियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. इंडिया गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट दैट इज INS कृपान 2. किसको दिया है इसके कृपान? वियतनाम को. 75 ईयर्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसका थीम आप देख सकते हैं, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल. ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव हैज 3 गोल्स: प्रोमोटिंग universality and indivisibility, looking to the future, fostering the human rights ecosystem. वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन से रिलेटेड है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P, ये क्या है? इंटरनेशनल नॉर्म है टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी नेवर फेल्स टू हॉल्ट मास एट्रॉसिटी क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लिंसिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो बेसिकली वही इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो रोक सके, वो की मतलब कि ये कोशिश की जाए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसे एट्रॉसिटी ना हो. यूनाइटेड स्टेट्स formally rejoined UNESCO after 5 years absence. UNESCO Felix Haupet Bergni Peace Prize Award, ये 2 किसको दिया जाता है? टू लिविंग इंडिविजुअल्स एक्टिव इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग पीस. ये पीस से, तो फेलिक्स वाला जो आएगा आप इसको जानिए कि पीस से रिलेटेड है. अदर की इन्फॉर्मेशन, इट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप. 3 UNESCO members states are not UN members: Cook Islands, New and Palestine. 3 UN members, that is Israel, Liechtenstein and United States, are not UNESCO members. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कौन किसका मेंबर है और कौन फिर वही आदमी किसी और का मेंबर नहीं है, तो कन्फ्यूज किया जा सकता है. इंडिया एंड इजिप्ट साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साइंड 3 MOUs ऑन एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी एंड एटिकेट्स एंड कॉम्पिटिशन लॉ. इंडियन PM conferred with Order of the Nile Award. Order of the Nile Award किस कंट्री से रिलेटेड है? इजिप्ट से रिलेटेड है. PM विजिट हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री एंड, ये कहाँ पर है वॉर सिमेट्री? अल हकीम मॉस्क कहाँ पर है? इस मैप को भी आप देख सकते हैं. तो ये लोकेशंस चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. 75th एनिवर्सरी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ UN पीस कीपिंग वॉज सेलिब्रेटेड. द थीम ऑफ पीस कीपिंग, पीस बिगिंस विथ, थीम क्या था? पीस बिगिंस विथ मी. और ये जो है मेडल, डैम हैमर्स जोल्ड मेडल किसको दिया जाता है? पीस कीपर्स को दिया जाता है. नीति आयोग एंड UN हैव साइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 से 2027 तक. तो कब से कब तक का है ये आपको? तो ये किसके बीच में है? UN एंड नीति आयोग के बीच में. ये कौन से 4 पिलर्स हैं? पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन, दैट इज 4P. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स में. इस्टेब्लिश कौन से, ये किसके थ्रू है? कन्वेंशंस बोल देता है ऐसे. रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किस ईयर में? 1998 में. जुरिस्डिक्शन इसका किसके लिए वैलिड है? ओनली ओवर क्राइम्स कमिटेड आफ्टर 1 जुलाई 2002. कोर्ट डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस, इसका पुलिस फोर्स खुद का नहीं है. अकॉर्डिंगली इट रिलाइज ऑन स्टेट कोऑपरेशन विच इज एसेंशियल टू द अरेस्ट. देयर आर 123 कंट्रीज पार्टी टू द स्टैच्यू. सारे लोग हैं? नहीं. कंट्रीज दैट हैव नेवर साइंड द ट्रीटी. इंडिया ने क्या साइन किया है? नहीं. चाइना ने किया है? नहीं. इन सब मेजर कंट्रीज को, ये बेसिकली ये 2 सबसे ज़्यादा मेजर है जिन्होंने साइन नहीं किया है. कंट्रीज साइंड लेकिन रेटिफाई नहीं किया है. इसमें ये मेजर कंट्रीज है, इसमें सबसे ज़्यादा ये तीनों, ईरान है, रशिया है, USA है. इन्होंने साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है. तो ये आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किसने साइन किया है, किसने रेटिफाई किया है. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, कैबिनेट अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल ऑफिस ऑफ UPU. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. इसका UPU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न, स्विट्जरलैंड में. और ये मेंबर्स इसके कौन है? 192. इसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है, तभी तो इसका खुल रहा है यहाँ पर हेडक्वार्टर. एशिया पैसिफिक प्लैनेट प्रोटेक्शन कमीशन, ये APPC इलेक्टेड इंडिया एज चेयर ऑफ कमिटी फॉर विच ईयर? 2023 से 2024 तक. तो इस साल से अगले साल तक के लिए ये है. 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर मेंबर्स एंड APPC मीट्स एटलीस्ट. ये उतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके लिए होता है. और ये एशिया पैसिफिक प्लान, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये इंडिया को इसका चेयर बनाया गया तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है. आपको ईयर देख सकते हैं. और ये 2 बार एवरी 2 ईयर में मिलते हैं.
एक बार मिलते हैं एवरी 2 ईयर्स में, सॉरी 2 बार नहीं, एवरी 2 ईयर्स में ये एक बार मिलते हैं। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज यूएई विड्रॉ पार्टिसिपेशन इन CMF, इट इज़ अ मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप, इंडिया भी इसका मेंबर है, दैट फोकसेज ऑन काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, पायरेसी, ट्रेनिंग, इन चीज़ों के ऊपर। और ये किसके द्वारा कमांड किया जाता है? यूएस नेवी वाइस एडमिरल। नदर्न सी रूट कनेक्ट्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ओशन को ये कनेक्ट करता है। तो पैसिफिक भी दे सकता है, दूसरा ओशन भी दे सकता है, तो आर्कटिक ओशन आपको पता होना चाहिए। NSR क्या है? दैट इज नदर्न सी रूट क्या है? रन्स फ्रॉम बैरेंट सी नियर रशियाज बॉर्डर विथ नॉर्वे टू बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन सर्बिया एंड अलास्का। एंटायर रूट लाइज इन आर्कटिक वाटर्स, राइट, विद इन रशियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दैट इज EEZ, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। हमारा इकोनॉमी में जो पहला पॉइंट है वो है कि द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2023 से 2024 तक। ठीक है, ये स्कीम जो था ये फर्स्ट कब इंस्टीट्यूट किया गया था? बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 2020 to 2021, राइट। किस लिए हुआ था? इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, उसके वजह से कि कोविड-19 पेंडेमिक आया गया था, तो उसके लिए एक स्पेशल असिस्टेंस स्टेट्स को देने की एक स्कीम निकाली गई थी। अंडर द स्कीम द स्पेशल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो कितने ईयर का है ये? 50 ईयर्स के लिए है। इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट इसमें नहीं है, राइट। States debt to GSDP, that is gross state domestic product ratio, हाईएस्ट कहाँ पर है? पंजाब, दैट इज 48%। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है बेसिकली कि जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ में एक रुपये, जैसे आप लोन के लिए आपने किसी चीज़ को डिमांड में डिपॉजिट किया, जैसे आपने डिमांड डिपॉजिट किया, टाइम डिपॉजिट आप बैंक में करते हैं। अब उसका एक बार आपने किया, बट उसके थ्रू बैंक्स मल्टीपल इनकम्स कमाता है। मल्टीपल इनकम्स कैसे कमाता है? किसी के थ्रू वो लोन देता है, उससे इंटरेस्ट रेट कमाता है, कहीं वो जैसे RBI में रखा या डिफरेंट थ्रू, या किसी और बैंक में रखा, तो उसके थ्रू वो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंट मल्टीपल इनकम्स वो जनरेट कर सकता है विथ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट। द कैपिटल स्पेंडिंग इंड्यूस हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन होता है। क्राउडिंग आउट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बैंक से लोन ले लेती है और बैंक के पास बहुत कम फिर पैसा बचता है, मनी बचता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को दे सके लोन के लिए, तो वो क्राउड आउट हो जाते हैं। तो इसमें क्राउड इन हो रहा है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर लोन ले सकता है, प्राइवेट सेक्टर के पास और भी पैसे हो सकते हैं ताकि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। देन कैपेक्स, that is capital expenditure buffer. States must mainstream capital planning and consider creating capex buffer fund during good times so as to maintain expenditure quality and flows through the economic cycle. जैसे जब समय बूम पे है, जब टाइम अच्छा चल रहा है इकोनॉमी का या किसी भी एक बिजनेस का, तो उसे उस टाइम पे एक बफर, एक साइड, कुछ पैसे साइड में रखने होते हैं इजी लैंग्वेज में, ताकि वो जब टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आए, थोड़ा क्राइसिस आए, उस टाइम उसका यूज़ किया जा सके। Urban cooperative banks, that is UCB. RBI has notified these vital measures to strengthen urban cooperative banks, right? New branches. अब इसमें ये इतना ज़रूरी है नहीं, बेसिकली आपको न्यू ब्रांचेस से रिलेटेड कुछ अगर नियम आया है, कुछ रूल्स आए हैं, उनको ही ध्यान में रखना है। UCBs can now open new branches up to 10%, maximum 5 branches of the number of branches in previous financial year without prior approval, राइट, दैट इज ऑटोमेटिक अप्रूवल। तो प्रायर अप्रूवल जहां जरूरत नहीं होता है उसको वहां पर ऑटोमेटिक अप्रूवल कह सकते हैं ऑफ RBI। तो कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम 5, दैट इज, और अप टू 10%। FSWM क्राइटेरिया, दैट इज फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड नॉर्म्स। ये नॉर्म किसके लिए हैं? UCB के लिए हैं। तो ये किसने निकाला है? RBI ने निकाला है। बस इसी चीज़ को रिलेटेड आपको देख लेना है। क्राइटेरिया, अब कौन कौन सा वो क्राइटेरिया क्या क्या है, ये उसका एक क्राइटेरिया है। ये उतना ज़रूरी है नहीं, बट फिर भी अगर आपको इसमें देखना है तो ये क्राइटेरिया इसके हैं। यू कैन सी इट। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही अगर आप देख सकते हैं कि दैट नेट NP नॉट मोर देन 3%, दैट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन फुल्ली इंप्लीमेंटेड। ऐसे जैसे ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये कई बार रहता है कि पार्शियली इंप्लीमेंटेड, फुल्ली इंप्लीमेंटेड, तो जैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। नो डिफॉल्ट, CRR का मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें आप सिर्फ इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, सारे देखने की ज़रूरत नहीं है। Here are some categorization of UCB, that what are the categories of UCB, right? Then UCB with the deposit of 10,000 crore, with deposit more than 10,000 crore. एक है 1,000 to 10,000 crore, दूसरा है, the third है
100 to 1000 crore, and all units UCBs and salary earners UCBs and all other UCBs having deposit up to less than 100 crore, राइट। तो ये कैटेगराइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि कितने कितने टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, तो 4 टायर के कैटेगराइजेशन है, राइट। यूसीबी इज नॉट फुल्ली डिफाइंड, यूसीबी क्या फुल्ली डिफाइंड, फॉर नॉट फॉर्मली डिफाइंड, फॉर्मली क्या डिफाइंड है नहीं। यूसीबी किसके डायरेक्शन में, डायरेक्ट सुपरविजन में आता है, आरबीआई के। द अमेंडेड लॉ हैज गिवन आरबीआई द पावर टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड करने का पावर किसको दिया हुआ है, आरबीआई को, ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर द कंसल्टेशंस विद द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। Earlier, it could issue such directions only to multi-state cooperative banks. तो पहले ये सिर्फ मल्टी स्टेट के लिए था, अब ये सिंगल स्टेट के लिए भी हो गया है और आरबीआई सुपरसीड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, राइट। मिनिमम नेट वर्थ, टायर 1 यूसीबी ऑपरेटिंग इन सिंगल डिस्ट्रिक्ट शुड हैव मिनिमम नेटवर्थ कितना, 2 करोड़ रुपए का चाहिए, दैट इज 2 करोड़। फॉर ऑल अदर यूसीबीज दैट इज इन टायर 1, 2, 3 टायर्स द मिनिमम नेटवर्थ कितना, 5 करोड़ का होता है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो दैट CRAR, टायर 1 यूसीबी टू हैव टू मेंटेन मिनिमम CRA ऑफ 9%, कितना CRAR होना चाहिए टायर 1 का, 9%। टायर 2 टू टायर 4 कितना होना चाहिए, 12%। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट 75% ऑफ देयर एडवांसेस कितना जाने, किस में जाना चाहिए, PSL में, ओके। इश्यूज क्या होना चाहिए, जैसे इसका GNPA बहुत हाई है, तो देखिए ऐसे इश्यूज आपको नहीं पढ़ने के, एक सब्जेक्टिव, इसमें बस है कि हाँ ठीक है यूसीबी का क्या है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हाई है कि लो है, तो ये बहुत हाई है, परसेंटेज याद नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि इसका जो GNPA है ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ज़्यादा है, तो परसेंट यहाँ दिया हुआ है, परसेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे ये ज़्यादा है, राइट। कॉस्ट इनकम रेशियो रिमेन्स ऑन हायर साइड, ये भी हायर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो बस आपको ये ज़्यादा ज़रूरी रखना है। फेस हाई क्रेडिट मार्केट एंड लिक्विडिटी, क्रेडिट रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, मार्केट रिस्क भी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर लिक्विडिटी रिस्क भी है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, एंड दिस लिक्विडिटी रिस्क, तो आप समझेंगे लिक्विडिटी की जब प्रॉब्लम आने लगती है, द सप्लाई ऑफ मनी की जब प्रॉब्लम आने लगती है तो उसको लिक्विडिटी रिस्क कह सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में इसका शेयर बहुत लो है, दैट इज अराउंड 3% ओनली, राइट। क्रिटिकल मिनरल्स, एलिमेंट्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे लाइफ, ये उसके बारे में है बेसिक चीज़। लेकिन अभी जैसे देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है और सप्लाई रिस्क भी है, जिसको मतलब उसको रिस्क सप्लाई करने में रिस्क है, राइट। तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स, तो उसको क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इससे रिलेटेड। फॉर इंडिया मेजर import sources of cobalt are China, US, Japan and इसका जैसे हाँ कोबाल्ट का कौन कौन सा है, चाइना, US और जापान, राइट। लिथियम का कौन कौन सा है, चिली, रशिया एंड चाइना, और निकल का कौन कौन सा है, स्वीडन और चाइना। ये आपको पता होना चाहिए कि मेजर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके जो मेजर जो हमारे इंपोर्ट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंडिया जॉइंट MSP वो वाला नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कौन लेड करता है, US लेड करता है, बेसिकली आपको इतना ही पता होना चाहिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया अनवील्ड, तो किसने ये किया, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। इसको किस लिए शुरू किया है, टू इनहैंस द रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड रिलायंस ऑन चाइना। बेसिकली इसको कि चाइना पे रिलायंस कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है, मीटी ने। कितने ये साल के लिए, 6 साल के लिए। सब मैंने माइक्रोचिप का ये आप सबको पता भी होगा, ऐसे जान भी लीजिए कि ताइवान वर्ल्ड लीडर है इसमें, राइट, इसके मैन्युफैक्चरिंग में। चिप फॉर अलायंस वही चिप्स के लिए है, किसने स्टार्ट किया है, यूएसए ने। इंडिया और यूएसए ने कौन सा डील साइन की है, आईसेट डील क्या है, इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी किसकी है, ताइवान की। तो ये बस आपको ऐसे फैक्ट्स पता होने चाहिए बेसिकली कि हाँ अगर डायरेक्टली फैक्ट आ गया, स्टेटमेंट में आ गया तो कि भाई ये पॉलिसी किसकी, तब न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी आप ताइवान हो सकता है कि इग्नोर कर दें कि ताइवान नहीं है, लेकिन ताइवान है। सेमीकंडक्टर से जब भी कुछ आए तो ताइवान को एक बार कंसिडर जरूर करिएगा। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, दैट इज माहिर। ये कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने जॉइंटली इसको स्टार्ट किया है। किसके लिए स्टार्ट किया है, टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर। तो माहिर किससे रिलेटेड है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है। कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, पावर एंड
MNRE ने किया है। ड्यूरेशन क्या है? 5 ईयर्स। कब से कब तक? 2023 से 2024 टू 2027 से 2028 तक। सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पावर सेक्टर: एयर जेन, माइक्रोग्रिड, पावर वॉल्स, वर्टिकल विंड टर्बाइंस। इसको हम नॉलेज के लिए इनके बारे में पढ़ सकते हैं बस बेसिकली, लेकिन आपको ये बस पता होना चाहिए कि ये जैसे चारों हैं तो ये पावर सेक्टर की ही एक टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। मार्केट कपलिंग: मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैड डायरेक्टेड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, दैट इज CERC, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंजेस इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्म प्राइसेस अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेस। तो मार्केट कपलिंग से क्या होगा कि मल्टीपल एक्सचेंजेस पे भी ना एक यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा पावर का, राइट। अब मार्केट कपलिंग होता क्या है? वो ये है, market coupling refers to the forming of single power trading entity owned by government. Under it buy and sell bids from all power exchanges in the country will be aggregated and matched to discover a uniform power price or market clearing price. At present MCPs are different in 3 power exchanges, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये 3 अलग अलग है। तो एक यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की जाएगी कि ताकि तीनों प्लेटफॉर्म पे एक ही प्राइस को एक ही प्राइस के थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस किया जा सके। मार्केट कपलिंग विल पेव वे फॉर वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, वन प्राइस। तो ये एक बहुत ही आप देख सकते हैं कि ये जो है कि ये मार्केट कपलिंग किसको करता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क: बाय इंप्लीमेंटिंग मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, मेनली इतना ही इंपॉर्टेंट है इस पे। डिस्कॉम्स हैव स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू इंश्योर प्रोक्योरमेंट ऑफ सफिशिएंट कैपेसिटी टू मीट डिमांड इन देयर एरिया। एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल्स, ये उतना ज़रूरी है नहीं, राइट। लेकिन आप इसको एक बार अगर नॉलेज पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान: Central Electricity Authority has notified National Electricity Plan for the period of 2022 to 32. As per Electricity Act 2003, CEA is required to prepare a NEP in accordance with National Electricity Policy, right, and notify such plan once in 5 years. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, कब once in 5 years. Now NEP includes the review of last 5 years, जो इस बार आया है, कब से कब तक का आया है? 17 से 22 तक। नेक्स्ट कब आएगा? 22 से 27 तक, और उसके बाद 27 से 32 तक। सबसे पहला कब आया था? 2007 में, राइट। तो ये एक तरीके से एक प्लान है, एक प्लान बनाना होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ये किसको दिया गया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इसको नोटिफाई किया है। बस कब से कब तक के लिए है ये? 2022 से 2032 तक। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। फर्स्ट कब आया? ये ज़रूरी है। कौन सा अथॉरिटी ने किया? ये ज़रूरी है। ऑल इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ ये, तो सबसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसके थ्रू अभी भी है? तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। यहाँ से आप ऑर्डर देख लीजिएगा कि जैसे सबसे ज़्यादा कोल्स के हैं, दैट इज़ 51%। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, RES, ये है। उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर जैसे गैस है, गैस के बाद लिग्नाइट है, फिर न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर और लिग्नाइट लगभग 2% पे है। डीजल बहुत कम है। तो ये एक ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी आप कर सकते हैं, उसको आप याद करना होगा। ऑल इंडिया री इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक ये है। इसमें जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सोलर पे है, देन लार्ज हाइड्रो है, देन आपको ये देख सकते हैं विंड है, देन स्मॉल देन बायोमास है, और सबसे कम है स्मॉल हाइड्रो। इसका ऑर्डर याद कर लीजिए। इंडिया 4th है इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये किसके है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री, ये सब स्कीम है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो उन्नत ज्योति क्या है? उन्नत ज्योति किसके लिए? अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। एनर्जी कंजर्वेशन, एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, दैट इज पैट। ये आपको देखना होगा। ये सब आपको याद होंगे। पैट क्या है? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ये किससे रिलेटेड है? तो एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो इन टर्म को ऐसे नहीं याद करना है कि बस इना फुल फॉर्म याद करें, नहीं, ये इनको किससे रिलेटेड है उतना ही हिंट आपके लिए काफ़ी होगा। कार्बन मार्केट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अनाउंस नाशनल कार्बन मार्केट कॉल्ड इंडिया कार्बन, ये उतना ज़रूरी है नहीं। ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वन, अभी आपको जैसा कि फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ही रिलेटेड वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड है। पीएम कुसुम किससे रिलेटेड है? वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड है। इसके बारे में आप बिल्कुल जाके, जो जितनी भी स्कीम्स ना बीच बीच में आ रही हैं, इन स्कीम्स के बारे में एक कोशिश होगी कि बाद में आपको प्रोवाइड किया जाए, बट आप खुद से भी जो भी स्कीम जैसे ये आई
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भी ये टर्म आ रहा है, इनके बारे में एक स्टैटिक नॉलेज भी आपको होना चाहिए। कब आया स्कीम, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, इसका टारगेट ग्रुप जो भी है, इसके जो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किससे रिलेटेड है ये, इसमें अगर जो शेयर रेशियो है वो क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में आप एक जगह एक लिस्ट स्कीम्स का बनाते चलिए और उनको एक जगह स्कीम्स में खुद से मंत्री तैयार करते चलिए, ताकि एंड में आपको एक मोटी कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़े ही ना। इंडियन कोल इज लो ग्रेड विथ एश कंटेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30% to 50% in comparison to the imported coal which have low ash content। तो इंडिया का जो एश कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लो ग्रेड कोल होता है इंडिया का, और जो बाहर से हम लाते हैं उसका कम होता है, तो वो हाई ग्रेड कोल होता है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, दैट इज PLI स्कीम, ये आया, ये इट इज स्पेशल इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन मल्टीपल, तो ये मल्टीपल सेक्टर, IT के लिए आया है, फिर आपको ये स्टील्स के लिए, बहुत सारे के लिए आया है, तो आपको इसको देख लेना है। इसके बारे में और भी हर मंथ आएगा कुछ ना कुछ, जैसे आएगा उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। देन फर्टिलाइजर सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में ये जो कुछ फैक्ट है कि इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में कि सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर सेक्टर कंज्यूमिंग, पहला कौन सा है, चाइना, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और अमंगस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर मटेरियल्स। तो ये आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। अब ये PM प्रणाम, ये इस बार के ही बजट में अनाउंस किया गया है, राइट। PM प्रणाम दैट इज, ये किससे रिलेटेड है, प्रणाम आप इसको हो सकता है किसी और चीज़ से, तो ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। टू इंसेंटिफाइज स्टेट्स एंड UTs टू प्रमोट अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस MDA फॉर प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम गोवर्धन, गोवर्धन किससे रिलेटेड, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, तो ये भी फर्टिलाइजर से ही रिलेटेड है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही रिलेटेड है, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया, दैट इज यूरिया गोल्ड, सल्फर कोटेड यूरिया को क्या बोलते हैं, यूरिया गोल्ड बोलते हैं। टू एड्रेस द सल्फर डिफिशियंसी ऑफ सॉइल एंड सेव इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर्स, यूरिया गोल्ड इज मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन नीम कोटेड यूरिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी ऐसे कंपैरिजन टाइप के पॉइंट्स हो वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नहीं किया है, राइट। किस अंडर फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम कौन सा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जन उर्वरक परियोजना, राइट, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड्स was constituted by डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू स्टॉप डाइवर्जन एंड ब्लैक मार्केटिंग, तो उसके लिए कि फर्टिलाइजर्स की जो डाइवर्जन होता है कि उसका दूसरी जगह यूसेज हो या इसका टारगेटेड ग्रुप तक ना पहुंच पाए या उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसको रोकने के लिए ये स्क्वाड बनाया गया है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, अंडर दिस फिक्स्ड रेट ऑफ सब्सिडी इज अनाउंस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, नेमली जिस इन न्यूट्रिएंट्स पे एक फिक्स्ड रेट सब्सिडी अनाउंस किया जाएगा। कितने फर्टिलाइजर्स के लिए, 22 के लिए है, किसके लिए नहीं है, यूरिया के लिए नहीं है, रेट फॉर विच MRP विल बी डिसाइडेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, दोनों प्राइस को कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ डोमेस्टिक को नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टार्टअप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव डिफाइंड स्टार्टअप, तो किसने डिफाइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। बोल देगा कि क्या डिफाइन किया गया है, बिल्कुल डिफाइन किया गया है। किस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन किया गया है। DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। रिकॉग्नाइजेज द बिजनेस एज स्टार्टअप एज पार्ट ऑफ स्टैंड अप इंडिया, दिस रिकॉग्निशन ग्रांट टैक्स एग्जम्पशन, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इन्वेस्टर सर्विसेज फंड ISF एंड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड IPF किसके सेबी केम आउट विद द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस, तो कौन इसकी गाइडलाइंस लेकर आया है, IPF और ISF की सेबी लेकर आया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट लाइक स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, सबका उसका एक पार्टिसिपेंट जो भी उसके पार्टिसिपेंट हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर चीज़ें हैं कि डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स एंड असिस्ट इन बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक बॉन्ड। तो एक डिपॉजिटरी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम बिजनेस या इंडिविजुअल सबसे, और उनको असिस्ट करता है किसमें, खरीदने और बेचने में, जैसे स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, इनको, राइट। यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट, बट यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना, क्योंकि अभी आप कुछ चीज़ें क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको यहाँ पर कंसिडर कर लिया गया है कि आपको कुछ भी ना छूटे, आपका सिर्फ यहीं से हो जाए। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या है, फाइनेंशियल एंटिटी दैट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग द डेली ऑपरेशंस इन स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि ताकि जो स्टॉक मार्केट और डेली
ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको एक रेगुलेट किया जा सके, उसको मतलब सक्सेसफुली हैंडल किया जा सके, राइट। तो ये हो गया, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, जैसे ये डिपॉजिटरी आपने देखा, क्लियरिंग हाउस, ये सारे क्या हैं, MII हैं। ISF एम्स एट प्रोवाइडिंग, जैसे यहाँ पर ISF आपने देखा है, इन्वेस्टर सर्विसेज फंड, ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज टू इन्वेस्टिंग पब्लिक सच एज इन्वेस्टर एजुकेशन देता है, अवेयरनेस, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। The stock exchange shall set aside at least 20% of listing fees received for ISF providing services for investing services to investing public, right। तो उसको पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 20% हटा देना होता है। अब इंडियन रेलवेज, इंडिया का जो वर्ल्ड इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आफ्टर US, चाइना एंड रशिया, राइट। इसका किलोमीटर उतना ज़रूरी है नहीं, बस आपको 4th याद रखना है। इंडियन रेलवेज इज द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटेड अंडर सिंगल मैनेजमेंट। कवच किससे रिलेटेड है, हॉट S3X, ये किससे रिलेटेड, ये सेफ्टी से ही रिलेटेड है। कवच आपको पता ही है कि आपको ऑटोमेटिक अगर वो एक रेंज में 2 ट्रेन आ जाती है तो उनको कोलिजन को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कवच इज इंडियाज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये ट्रेन कोलिजन को रोकता है। देन कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, किसके अंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, ये मिनिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज नहीं है। रोड सेफ्टी का ये डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी कब से कब है, 2021 से लेकर 2030 तक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे ब्लैक स्पॉट, अ रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट इज 500 मीटर स्ट्रेच ऑन नेशनल हाईवे वेयर either 5 road accidents with fatalities, grievous injuries occurred in past 3 years or there were 10 fatalities in total in past 3 years। तो ये जैसे ब्लैक स्पॉट से कि एक्सीडेंट से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट इज, ये रेलवे कह रहा हूँ, रोड से रिलेटेड है, कि जो रोड एक्सीडेंट से ही रिलेटेड, ब्लैक स्पॉट कभी भी ऐसा आएगा तो आपको ये मान के चलना है कि रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट में देगा, आप समझ जाएंगे। IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ये डेटाबेस है कि रोड एक्सीडेंट का कि कितने कौन कौन से इससे एरियाज जो हैं वो रोड एक्सीडेंट प्रोन हैं, ठीक है। तो एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा है रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड। ये डिक्लेरेशन है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, ये भी रोड सेफ्टी कब से की, ऑन रोड सेफ्टी 2015 में हुआ था, टू रिड्यूस द डेथ्स ड्यू टू रोड सेफ्टी बाय हाफ ऑफ 2020। ये पुराना हो गया लेकिन डिक्लेरेशन आपसे पूछ सकता है। नेशनल हाई, ये उतना ज़रूरी है नहीं। ये आप देख सकते हैं कि बेसिकली सुरक्षित सफ़र इनिशिएटिव है कि गुड समैरिटन जो होता है कि जो लोगों की जान बचाते हैं, सही समय पे सही जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ एक्सीडेंट होता है उन लोगों को सही समय पे हॉस्पिटल ले जाना, तो उनके लिए एक अवार्ड देने की ये बात है, राइट। WTO हैज़ नॉट डिफाइंड डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, क्या ये डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है। देयरफॉर मेंबर कंट्रीज आर फ्री टू अनाउंस, तो जो कंट्रीज हैं वो खुद को ही अनाउंस करते हैं कि वो डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसने कौन निकालता है, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वियना, EIU ने निकाला है। सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है, वियना ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट टू लिव। फ्रॉम इंडिया न्यू दिल्ली एंड मुंबई आर एट 141st पोजीशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था, 2014 से लेकर 15 तक, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये क्या कौन डिसाइड करता है, CCEA, right, approved FRP for sugar cane. FRP is minimum price at which sugar cane is to be purchased by sugar mills from farmers। FRP जनरली बोलेगा तो किसके लिए है, ये आपका शुगर केन के लिए है, राइट। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कौन से ऑर्डर के अंडर डिटरमाइंड होता है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो ये डुअल प्राइस सिस्टम है। जो FRP है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है एट द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, राइट। और अप्रूव फाइनल कौन करता है, CCEA। और स्टेट्स अनाउंस क्या करते हैं, SAAP, जो कि किससे ज़्यादा होता है, तो SAAP इज ग्रेटर देन FRP, ये उससे ग्रेटर होता है, ये आपको ध्यान होता है जनरली, यूजुअली, अब ऐसा कुछ है नहीं, कन्वेंशनली यही है। RBI इशूड फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स, ये क्या है, इट एम्स इज टू प्रोवाइड फर्दर इम्पेटस टू रेजोल्यूशन ऑन स्ट्रेस्ड एसेट्स एज वेल एज रैशनलाइज इंस्ट्रक्शन अक्रॉस ऑल रेगुलेटरी एंटिटीज, राइट। ये होता है कि जैसे इसमें कुछ टर्म है कि कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स, एनी नेगोशिएटेड अरेंजमेंट विद द बोरोवर, की जैसे टू फुल्ली सेटल क्लेम्स। अब जैसे आप जाते हैं किसी का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है कुछ आप चुका दीजिए, कुछ छोड़ देते हैं, तो एक की कुछ तो आए, ठीक है, पूरा तरीके से वो राइट ऑफ ना हो जाए, ठीक है। तो और ये टेक्निकल राइट ऑफ की केसेस वेयर नॉन परफॉर्मिंग, दैट इज NPA, रिमेन आउटस्टैंडिंग एट बोरोवर्स लोन अकाउंट बट आर रिटर्न ऑफ बाय RA ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पज के लिए इसको हटा दिया जाता है कि ताकि वो एक बैलेंस शीट
अच्छी मेंटेन रहे, लेकिन उसके लिए उसकी रिकवरी स्टिल जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है, और फ्यूचर में उसको रिकवरी के लिए कंसिडर किया जाता है। विलफुल डिफॉल्टर जो खुद से उसको जानबूझ के रिफ्यूजेस टू पे द लोन्स डिस्पाइट हैविंग द कैपेसिटी टू पे, उसकी कैपेसिटी है फिर भी वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वो विलफुल डिफॉल्टर हो जाएगा। FSR दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? RBI निकालता है, ठीक है। और ग्लोबल FSR कौन निकालता है? IMF निकालता है। स्टेबल कॉइन्स क्या होता है? आर क्रिप्टो करेंसीज हुज वैल्यू इज पेग्ड टू दैट ऑफ अनदर करेंसी, कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो दूसरे की वैल्यू से अपनी वैल्यू निकालता है, राइट। देन कैपिटल टू CRAR दैट इज कंपेयर्स कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, की जो कैपिटल लोन के लिए दिया गया है तो उसका देखा जाता है कि उसके ऊपर कितना रिस्क है उस लोन को देने में, ठीक है। तो वो उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है, तो उसको कहते हैं CRAR। NPA के टोटल वैल्यू ऑफ ऑल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अ बैंक और बिजनेस होल्ड्स, तो टोटल कितने पास हैं, दैट इज ग्रॉस NPA। नेट NPA क्या होता है कि इट इज सम दैट रियलाइज्ड आफ्टर अमाउंट ऑफ द प्रोविजन हैज बीन डिडक्टेड। प्रोविजनिंग क्या होता है? प्रोविजनिंग एक चीज़ होती है कि जिसमें आपको ये होता है कि कुछ पैसे आपको साइड में हटाने होते हैं कि कभी कुछ जैसे NPA हो गया है, कुछ ऐसा हो गया जो क्राइसिस का टाइम आया, तो उस पैसे को यूज़ किया जा सके ताकि जो बैंक है वो स्टेबल फॉर्म में ऑपरेट कर सके। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक, ट्वाइस अ ईयर। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन FSIB अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, किस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसने किसको रिप्लेस किया है? BBB दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस किया है। चेयरपर्सन कौन नॉमिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है कि ग्रीड, यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीड मतलब क्या? लालच। तो इन्फ्लेशन एंड हाइक इन प्राइसेस नॉट बाय इकोनॉमिक फ्लो, फ्री इकोनॉमिक फ्लो कैसे नहीं हो रहा है, बस कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से होता है। इट इज अ कंडीशन वेयर कॉर्पोरेट डिजायर फॉर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रॉफिट की उनको डिजायर होती है, इज लीडिंग टू इन्फ्लेशन। कंपनीज आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द प्राइसेस टू कवर अप द इनपुट कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन। RBI गवर्नर लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड दैट इज अंतर्दृष्टि। ये कौन से किया? RBI ने। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। गिफ्ट टैक्स, CBDT एग्जेम्प्टेड बायर्स फ्रॉम गिफ्ट टैक्स when they acquire equity shares in public sector units through strategic disinvestment। गिफ्ट टैक्स ये कौन किसने किया है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एग्जेम्प्ट किया है। गिफ्ट टैक्स होता क्या है? गिफ्ट टैक्स होता है कि अ गिफ्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट एन इंडिविजुअल रिसीव्स फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल विदाउट मेकिंग अ पेमेंट। ये उतना ज़रूरी है नहीं, मतलब बेसिकली गिफ्ट तो ये होता है। और गिफ्ट टैक्स इसी के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको गिफ्ट टैक्स कह सकते हैं। डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड इनकम विच गेट टैक्सड, ठीक है। तो बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को वो एक डीम्ड इनकम मानी जाती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है एट द रेट एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल। द रिलैक्सेशन विल स्टेज एज लॉन्ग एज द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर रिटेन्स एटलीस्ट कितना 51% ऑफ PSE आफ्टर द टेक ओवर। जब तक 51 उससे कम होगा तो उसको टैक्स लगना पड़ेगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसने निकालता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये कौन कौन टॉप 3 है? डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड टॉप 3 है। इंडिया ड्रॉप 3 स्पॉट्स और कहाँ किस रैंक पे पहुंच गया? 40th रैंक पे पहुंच गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दैट PM किसान निधि योजना, ये कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के ऊपर है। और फर्स्ट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू डू eKYC थ्रू द फाइनेंशियल ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टेड ऑफ यूजिंग OTPs, ठीक है। तो ये फेशियल ऑथेंटिकेशन ऐप है OTP की जगह पे, ठीक है। ये फर्स्ट eKYC हुआ है PM किसान में और फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। अबाउट इंस्टेड ऑफ OTPs और फिंगरप्रिंट्स नहीं, सिर्फ फेशियल ऑथेंटिकेशन के थ्रू वो कर देगा। PM किसान क्या है? 2019 में लॉन्च किया अंडर विच सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये विथ 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा और कितना दिया जाएगा? 6,000 पर ईयर, 6,000 पर ईयर, ₹2,000 पर क्वार्टर। तो टोटल कितना है? 6,000 और कितने है पर क्वार्टर फॉर मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 2,000 और 2,000 करके ये मिल जाएगा, राइट। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, सॉल्ट कैवरन बेस्ड रिजर्व्स और रॉ कैवरन बेस्ड रिजर्व्स, ये 2 टाइप के होते हैं। अनलाइक अंडरग्राउंड रॉक कैवरन्स विच आर डेवलप्ड थ्रू एक्सकेवेशंस, जो सॉल्ट होता है ना कैवरन्स आर डेवलप्ड बाय सॉल्ट सोल्यूशन माइनिंग विच इन्वॉल्व्स पंपिंग वाटर इनटू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये आपको बेस पहला लाइन याद रखना है कि अंडरग्राउंड रॉक जो कैवरन्स होता है उसके कंपैरिजन में जो सॉल्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? प्रोसेस इज सिंपलर, फास्टर और लेस कॉस्ट इंटेंसिव भी होता है देन डेवलप्ड एक्सकेवेटेड रॉक कैवरन्स, राइट।
फिर अनलाइक रॉक कैवर्न्स, सॉल्ट कैवर्न्स स्टोरेज कैन बी क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द सर्फेस। तो ये जो दोनों में डिफरेंस है, फिर से मैंने आपको पहले भी बताया, कंपैरिजन वाला जरूर देख लेना है। इंडियाज एसपीआर, दैट एसपीआर कैन मीट अराउंड 9.5 डेज ऑफ कंट्रीज ऑल डिमांड। तो कितने डेज तक का कर सकता है अभी? 9.5 डेज का। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि जिसका इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है कि हर किसी को कितना दिन का प्रोवाइड करना चाहिए? 90 डेज का फॉर ऑफ इम्पोर्ट प्रोडक्शन। तो इंडिया अभी उसमें पीछे है, इंडिया धीरे धीरे अभी उसको कवर कर रहा है। Then presently India has 3 SPRs made up of excavated rock caverns, that is Mangalore, Padur, दोनों कहाँ पर है? कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्रा में, और चंदीखोल कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये लोकेशंस है ना, ये किस स्टेट्स में है, या जैसे आपको दे देगा पाडोर, जो अननोन टाइप का, चंदीखोल, ये क्या है? तो स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट एमएमटी वाला आपको जैसे पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर कि 4 एमएमटी जो हाईएस्ट है, कि आप उतना नहीं भी है तो एटलीस्ट लोकेशन तो आप देख ही लीजिएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम कब से कब तक के लिए है? 2021 टू 2022 टू 25 टू 26 इस ईयर, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये बस देख लीजिएगा। स्टील इंडस्ट्री, इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। China largest steel is an alloy of iron and carbon containing less than 2% carbon and 1% manganese and small amount of silicon, phosphorus, sulfur and oxygen। तो स्टील का ये डिफिनेशन दे दिया कि इसमें क्या क्या, उसमें किस किस चीज़ का ये एलॉय है। आयरन ओर्स कंसिस्ट मेनली ऑफ कौन कौन सा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड सीडराइट। सीडराइट का क्या होता है? FeCO3 होता है बेसिकली। इंडिया 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर, राइट। पेट्रोलियम कोक, दैट इज पेटकोक इसको कहते हैं। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट DGFT, परमिटेड इंपोर्ट ऑफ पेटकोक एज रॉ मटेरियल ऑफ फॉर लिथियम आयन बैटरीज के लिए। नीडल पेटकोक MPC विथ सल्फर कंटेंट लेस देन 0.8%। तो नीडल पेटकोक में कितना सल्फर कंटेंट? बहुत कम होता है। तो परसेंटेज याद नहीं रखना, बस देखिए हाई कंटेंट होता है, लो कंटेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पेटकोक क्या होता है? कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल होता है, डिराइव्ड फ्रॉम फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस, थर्मो बेस्ड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस दैट स्प्लिट्स लॉन्ग अलोंग हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू शॉर्टर चेन्स। ग्रेड्स ऑफ पेटकोक, ग्रीन कोक में क्या होता है? हाई मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल मैटर कॉन्टेंट। कैल्साइंड कोक क्या होता है? और हाई कार्बन कंटेंट देन ग्रीन कोक। तो ग्रीन कोक से ज़्यादा, ऐसे भी आप देखते हैं ग्रीन में कार्बन कंटेंट कम होगा, कैल्साइंड में ज़्यादा होगा, तो आप इसको तो मार ही सकते हैं। इश्यूज ड्यू टू पेटकोक यूज, इट हैज़ ओवर 80% कार्बन। तो पेटकोक यूज में इश्यूज क्या है? इसका 80% उससे ज़्यादा ही कार्बन होता है। इतना ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड देन कोल से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट करता है, और हैवी मेटल कंटेंट होता है इसमें। बेनिफिट क्या क्या होते हैं? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाइड्रोफोबिक होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, देयर बाय हैविंग एज ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो मतलब उतना वाटर से उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वाटर के रेनी सीजन के दौरान ये बेनिफिट करता है। लो वॉलेटाइल मैटर, दस नो इवेपोरेशन लॉसेज, तो इवेपोरेशन लॉसेज नहीं होते। लो ऐश कंटेंट ये होता है। तो ये आपको बेनिफिट इसके याद होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि इसके दे दिया कि इसके हाई क्या है, लो क्या है, तो ऐसे स्टेटमेंट में दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए। वैल्यू याद करना जरूरी नहीं है। नेशनल एनर्जी डेटा सर्वे एनालिसिस, ये कौन निकाला है? नेशनल एनर्जी डेटा किसने निकाला है? बाई ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, उसने निकाला है ये आपको याद होना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? रशिया से रिलेटेड न्यूज़ है। वैगनर ग्रुप से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, ये अभी रिसेंट में उन्होंने कूप की कोशिश की थी, तो उससे रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाना, बस आपको याद रखना वैगनर ग्रुप किससे रिलेटेड, किस कंट्री से रिलेटेड है, वो क्या है, राइट। न्यू जनरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज अग्नि प्राइम वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO, राइट। अग्नि प्राइम इज अ 2 स्टेज, कितने स्टेज? 2 स्टेज canisterized solid propellant ballistic missile with dual redundant navigation and guidance system। कितना रेंज कितना है? 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज है। लाइटर है पुरानी अग्नि सीरीज से। MH-60 रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है ये। तो MH-60 रोमियो क्या है? ये एक हेलीकॉप्टर है, राइट। ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, राइट। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, बस इतना। इंडिजिनियसली बिल्ट है, ऑल वेदर है, और MH-60 रोमियो है क्या? एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। वरुणास्त्र क्या है? इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, राइट। टॉर्पेडो है ये वरुणास्त्र, और इंडिजिनियसली ये भी डिजाइंड है। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 40 नॉट्स, एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ कितना है? 600 मीटर। तो ये भी आपको एंटी सबमरीन टॉर्पेडो, ये आपको याद होना चाहिए। इंडियन नेवी एंड DRDO है सक्सेसफुली कैरिड आउट
कंट्रोल कैपेबिलिटीज ऑफ तपस। तपस क्या है? टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस अनआर्म्ड व्हीकल, राइट। तो कैपेबिलिटी तपस यूएवी, तो तपस इज एन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, ये यूएवी है। तो तपस आ जाएगा तो अनआर्म्ड, दैट इज एरियल व्हीकल है, अनआर्म्ड, ठीक है। तो उसका आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद endurance of more than 18 hours and altitudes of 28,000 feet and payloads up to 350 kg. Brain electrical oscillation signature profiling, that is also known as brain fingerprinting, brain mapping से related है। P300 test is a neuropsychological method of integration। तो ये एक इंटीग्रेशन का तरीका है जिसमें आप ब्रेन के राइट उसका यूज़ करते हैं, ब्रेन मैपिंग का यूज़ करते हैं, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन एनी इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट। उनके कंसेंट के बिना नहीं किया जा सकता एंड कैन नॉट बी एडमिटेड सोलली एज एविडेंस। तो उसको सोलली एज एविडेंस की तरह नहीं देखा जाएगा। ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज एकनाथ, इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। एक्विवरीन, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स। एंड एक एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, दैट इज इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट इन मंगोलिया। कहाँ पर हुआ? तो मंगोलिया। अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका सिक्योरिटी खत्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है अबाउट हिंदू कुश हिमालय, राइट। ये उसका एक मैप है हिंदू कुश हिमालय का से रिलेटेड का। तो उससे आपको ये मैप देख लेना है। मैप उतना ज़रूरी है नहीं, बेसिकली उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए कि कितने किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, अफगानिस्तान से म्यांमार तक है, ठीक है। हाईएस्ट जैसे लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन अर्थ आउटसाइड पोलर रीजन्स एंड द रीजन इज ऑल्सो नोन एज वाटर टावर्स ऑफ एशिया, राइट। ये आप देख लीजिएगा। इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है, क्या क्या इसके कुछ फीचर्स हैं, और ये इसका एक मैप देख लीजिएगा। World Economic Forum in collaboration with Accenture released the report Fostering Effective Energy Transition 2023। तो किसने निकाला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दिस रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वॉज पब्लिश्ड। तो ये भी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी किसने किया है? WEF, ठीक है। पैरामीटर्स इसके क्या क्या है? 3 पैरामीटर्स है, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल। स्वीडन फर्स्ट पे है, नॉर्वे एंड डेनमार्क सेकंड, थर्ड, इंडिया 67th प्लेस पे है, राइट। नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018। ये सारा दिया गया है कि डिफरेंट जो पॉलिसीज आई हैं ना वो किस किस ईयर में आई हैं। तो ये 18 में आई है। नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी 2015 में आई है। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पॉलिसी 2022 में आई है। जस्ट ट्रांजिशन ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज लो कार्बन ट्रांजिशन दैट इज फेयर, इंक्लूसिव, क्रिएट्स डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड लीव्स नो वन बिहाइंड। तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, एक ऐसा ट्रांजिशन जिसमें लो कार्बन हो, एक इंक्लूसिव हो, अफोर्डेबल प्लस इक्विटेबल, इक्विटी हर चीज़ मेंटेन्ड हो, इंक्लूसिव हो, ताकि वर्किंग कंडीशंस भी जस्टिफाइड हों, कि सब ह्यूमन कंडीशंस में वर्किंग कंडीशंस रहें, राइट। इट अडॉप्ट्स पीपल सेंटर्ड अप्रोच, पब्लिक ओरिएंटेड अप्रोच हो, फोकस ऑन एड्रेसिंग द करंट एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ एनर्जी सिस्टम। तो ये जस्ट ट्रांजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो आपको ये पता रहेगा तो सही है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट किसने निकाला है? इसमें दो ही में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एक आईरीना होता है और एक IEA होता है। तो आपको याद रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है, एक बार उसका लिस्ट बना लीजिए आप। ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA से रिलेटेड है इंटरनेशनल, और एक आईरीना है। इसमें IEA भी है, इसमें आईरीना भी है, राइट। इसमें ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी, वर्ल्ड बैंक और WHO भी है, लेकिन ये दोनों चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। SDG 7 क्या है? आपको सबसे पहले कितनी SDGs हैं, SDG आपको बताना है, और उसमें SDG के बारे में आपको ये देखना है कि जैसे 1 क्या है, 2 क्या है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसका भी एक ट्रिक है याद करने का, उसे याद करने का जो भी ट्रिक है वो हम आपको साथ शेयर कर देंगे, राइट। तो SDG 7 प्रोवाइड्स फॉर अचीविंग अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो एनर्जी से रिलेटेड है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंडर है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो अब ये है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट एक होलिस्टिक आपको व्यू देने के लिए किया गया है। ज़रूरी ये वाला पार्ट है।
राइट। जैसे एक तो है कि ये वाला, और एक ये स्कीम फॉर ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी वॉलंटियर्स इन डिजास्टर रिस्पॉन्स। आपदा मित्र, आपदा आपको पता है कि कुछ ऐसा मुश्किल टाइम हो तो उससे रिलेटेड, तो डिजास्टर से रिलेटेड है ये, राइट। उसके बाद CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। मेंबरशिप 31 कंट्रीज़ हैं इसका, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2 प्राइवेट भी हैं। तो सिर्फ क्या प्राइवेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं? नहीं, इसमें प्राइवेट भी हैं, इंडिया इसका मेंबर है। फिर उसके बाद लिखा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अलर्ट एंड वार्निंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये कौन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अलर्ट एंड वार्निंग कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देता है, राइट। किस किस स्टेजेस में अलर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है? येलो, ऑरेंज एंड रेड। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम्स लाइक आई फ्लोज मुंबई, सिमिलर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन चेन्नई, दैट इज सी फ्लोज। तो ये आई फ्लोज, सी फ्लोज क्या है? फ्लोज से आप देख सकते हैं कि फ्लोज है तो वाटर से रिलेटेड होगा, तो फ्लड हो सकता है, तो ऑप्शन में आप उसको टिक कर सकते हैं। तो ऐसे, लेकिन डायरेक्टली आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोज, सी फ्लोज चेन्नई, आई फ्लोज मुंबई। क्लाउड सीडिंग, IIT कानपुर हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड ए टेस्ट फ्लाइट ऑफ क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या है? काइंड ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन। इसमें क्या होता है? इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और द अदर सब्सटेंसेज। बेसिकली ये सबसे फेमस है इसलिए इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसका इश्यूज़ क्या क्या है? बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या बोल रहा है कि बायो एक्यूमुलेशन मतलब होता क्या है? फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड जो है केमिकल है, इज मोस्ट कॉमनली यूज टू सीड अ क्लाउड, इज टॉक्सिक फॉर एक्वेटिक लाइफ बिकॉज ऑफ बायो एक्यूमुलेशन। ये टॉक्सिक होता है सिल्वर आयोडाइड। बायो एक्यूमुलेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स प्लेस इफ द रेट ऑफ इनटेक एक्सीड्स द रेट ऑफ एक्सक्रीशन। तो जब इनटेक का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा उसके एक्सक्रीशन से, तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है कोई चीज़ें। क्योंकि आपका जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई चीज़ भी 2 इनपुट किया, निकला 1, तो 1 एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो उसको ही एक्यूमुलेशन हो जाता है वो। कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ाता है क्लाउड सीडिंग। तो ये 2 मेजर हैं। तो दे देगा कि इट लीड्स टू बायो एक्यूमुलेशन, इट डज नॉट लीड टू बायो एक्यूमुलेशन बट इट लीड्स टू, इट डिक्रीजेज कार्बन फुटप्रिंट, नो इट इंक्रीजेज कार्बन फुटप्रिंट। क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड बॉर्न क्लाइमेट मीट वॉज हेल्ड टू सेट एजेंडा एंड प्रिपरेशन फॉर COP28, जो कहाँ पर होने वाला है? दुबई में। A draft framework for the global stockade was released. It is an exercise aimed at assessing countries' progress against climate change, right? Mitigation work program, ये कहाँ किस COP में सेट हुआ था? ये 2026 में इन ग्लासगो in 2021 for climate action focusing on increasing emission cuts. Then loss and damage principle, ये COP27 में new collective qualified goals was agreed upon by the 2015 Paris conference. Debt for nature swap is an arrangement in which countries cut their debt in return for conservation commitments. तो अपने डेट को कट कर देते हैं वो, कि ताकि कंजर्वेशन कमिटमेंट को फुलफिल कर सकें। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, दैट GEF अप्रूव्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, दैट इज GBFF, टू फाइनेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है। KMGBF वॉज अडॉप्टेड, किस में अडॉप्ट किया गया था इसको? दैट इज COP15 में, जो कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में, ऑफ UNCBD। इट हैज़ सेट 23 टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2030, which include 30% conservation of land and sea, 30% restoration of degraded ecosystems, and halving the introduction of invasive species, right? GEF established during 1992. GEF कब establish किया गया था? 1992 में establish किया गया था in Rio Earth Summit of UNFCCC, serves as financial mechanism to 5 conventions. कौन कौन से 5 कन्वेंशन इसमें कंसिडर किए गए हैं? दैट इट्स CBD, UNFCCC, POP, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants, and UNCCD, द कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एंड मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। ये आपको इसमें ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। GF सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? वाशिंगटन में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है। दिस ईयर द होस्ट इज द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ कोएटे दे आइवोरे in partnership with Netherlands with the theme of Beat Plastic Pollution. Ministry of Environment, of Forest and Climate Change on the occasion of World Environment Day 2023 launched 2 schemes named Amrit Dharohar and Mishti Program. Mishti Program किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से रिलेटेड है। यूनेप के मेजर रिपोर्ट्स हैं ये कौन कौन सी हैं? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, और एक ये कोलिजन एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ये सारी यूनेप की रिपोर्ट है, आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट-लिव्ड हैलोजेंस, ओशंस कूल द प्लैनेट बाय रिलीजिंग शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस। ठीक है, तो ये कौन रिलीज करता है? ओशंस रिलीज करते हैं शॉर्ट लिव्ड हैलोजेंस
लाइफ टाइम किसका इसका क्या होता है, इट इज़ लेस देन 6 months, राइट। ये गैसेज होते हैं बेसिकली दैट कंटेन हेलोजन्स एलिमेंट्स, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कंटेन करता है। सोर्सेज क्या है, मैरीटाइम फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, एज वेल एज एबायोटिक सोर्सेज फ्रॉम द ओशन एंड ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री। इम्पैक्ट क्या करता है कि रिड्यूस वार्मिंग बाय डिप्लीटिंग ओजोन एंड reduces the formation of cooling aerosols and increase methane lifetime in atmosphere and increases the level of water vapor. India's outperforms US and China in energy and environmental design, right? Net zero certification इंडिया ने यूएस और चाइना दोनों को पीछे कर दिया है, राइट। लीड रेटिंग सिस्टम क्या है, ये बेसिकली एक बिल्डिंग से रिलेटेड है। कैसी बिल्डिंग्स, हेल्दी, एफिशिएंट, कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, दैट इज गृह, इज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। किसने डेवलप किया है, टेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दैट इज गृह इज 5-star रेटिंग सिस्टम एंड रेटिंग इज वैलिड फॉर 5 years। एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग कोड, ये किसने बनाया है, ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी, दैट इज बीईई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स, दैट इज ऑफ 2022। विनर कौन है इसका, मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट, गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और ये 2018 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ये किया गया है। डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट, डीटी प्लांट्स, स्पीशीज इन ये कहाँ पर बेसिकली पाए जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स में। ये प्लांट्स दैट आर केपेबल ऑफ टू विथस्टैंड एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन को भी ये सह सकते हैं। प्लांट्स रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन आर कॉमनली नोन एज रिसरेक्शन प्लांट्स। वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर दोनों इसके टाइप होते हैं, राइट। डीटी प्लांट्स को बेसिकली ये फीचर आपको बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीम चीज सह नहीं सकता, ये सह सकता है, ऐसे आपको अपोजिट स्टेटमेंट दे सकता है। Then protosterol biota inhabited the underwater world over 1.6 billion years ago, belong to the eukaryotes and the source of the evolution of life on earth. यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो ये आपको भी पता है कि ये क्या है, ये यूकैरियोट हैं। प्रोटोस्टेरॉल बायोटा यूकैरियोट है। यूकैरियोट होता क्या है, ये सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ये कंटेन करते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ यूकैरियोट्स इंक्लूड क्या क्या होते हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB रिकमेंडेड बैन ऑन ड्रग्स ऑफ केटोप्रोफिन एंड सेक्लोफेनेक, दैट प्रोनाउंसिएशन में आप देख लीजिएगा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एनिमल्स। ये दोनों जो ड्रग है ना, ये किससे रिलेटेड है, लाइफ स्टॉक के ट्रीटमेंट के रिलेटेड, टू कंजर्व वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए, राइट। अब इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख सकते हैं। वेटनरी ये लिख सकते हैं कि ये जो सारे ड्रग्स हैं आर यूज्ड इन द वेटनरी प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन प्रूवन टॉक्सिक इन वल्चर्स, तो बेसिकली वल्चर्स के लिए ही है, और ये सब दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। टोटल ऑफ 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर पाए जाते हैं, ये उनकी लिस्ट है, राइट। ये 9 इंडिया में पाए जाते हैं, राइट, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं। पॉपुलेशन ऑफ वाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन बिल्ड वल्चर, ऑल 3 ये तीनों क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली ओवर द पास्ट डिकेड। तो इन तीनों का ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सबसे ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, और इनकी और भी लास्ट डिकेड में ड्रास्टिकली डिक्रीज है। तो ड्रास्टिकली एक इंपॉर्टेंट वर्ड स्टेटमेंट में दे देगा, तो ये सही मारना है। जनरली हम एक्सट्रीम वर्ड्स को गलत मार देते हैं, यहाँ नहीं होगा। NGT, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हैज मेड इट मैंडेटरी टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न्ड SPSCBs फॉर रिवर एंड सैंड माइनिंग, राइट। तो SPCB से इसको लेना एक मैंडेटरी बना दिया है, जो कि जो कंसेंट लेना मैंडेटरी हो गया है। नो रिवर एंड माइनिंग, रिवर सैंड माइनिंग विल बी अलाउड टू कंटिन्यू इन कंट्री विदाउट द ऑब्टेन ऑफ दीज कंसेंट्स विद 1 सितंबर के बाद आपको लेना ही पड़ेगा। सैंड क्या है, एक माइनर मिनरल है, किसके अंदर, सेक्शन 3E ऑफ माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस, MMDR एक्ट 1957। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का। मरीन नॉइज पॉल्यूशन रिपोर्ट, ये किसने निकाला है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेटरी ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इंडियन ओशन डाइपोल, डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडियन ओशन। तो सी सरफेस टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द इंडियन ओशन, उसको इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। रिलेशन बिटवीन नीनो सदर्न एस्कुलेशन, दैट इज ENSO and IOD। Air circulation in Indian Ocean is from the west to east and in opposite direction at the upper level. In the normal year, warm water from the West Pacific Ocean that cross over to the Indian Ocean and make the air rise and strengthen the air circulation. During El Nino, the western side of the Pacific is cooler than the normal, because of which the Indian Ocean side also gets cooler.
right, and helps in development of the positive IOD. Similarly, negative IOD associated with the लानीना. तो आपको ये पता होना कि पॉजिटिव आईओडी किस एलिनो के साथ है, नेगेटिव आईओडी लानीना के साथ है, राइट. अब पॉजिटिव आईओडी ये स्टैटिक है, राइट. आप इसको स्टैटिक के टर्म्स में इसको एनसीईआरटी से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, राइट. इसके लिए आप एनसीईआरटी एक बार रेफर करिए, राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी. और फिर यहाँ पर हमारा मेन एम है कि कवर करना कि करंट अफेयर से रिलेटेड कितना ज़रूरी है, राइट. अ पॉजिटिव आईओडी हेल्प्स रेनफॉल अलॉन्ग द अफ्रीकन कोस्ट and Indian subcontinent while suppressing the East Indian Ocean and opposite during the negative IOD, right. Compared with the ENSO currents, impact of IOD is much weaker but they can subdue impact of ENSO. तो ENSO इवेंट में impact of IOD है ना, उसका impact बहुत कम होगा, right. तो उसके बाद ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है. ये इस ग्राफ के थ्रू आप पूरा एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. तो इसको आप ज़रूर समझिए. जब एक बार स्टेटमेंट पढ़ के इसको एक बार आप रेफर करिए, जैसे जैसे ऊपर जो पॉइंट्स दिए थे ना, उनको देखते हुए इस डायग्राम को ज़रूर रेफर करिएगा. आपको अपने आप समझ में आ जाएगा अगर आपको स्टैटिक समझना है तो. साइक्लोन्स इन अरेबियन सी, साइक्लोन बिपारजॉय दैट्स दे आर इंक्रीजिंग साइक्लोन्स आर इंक्रीजिंग अरेबियन सी बिकॉज ऑफ वार्मिंग ऑफ बोथ सी सरफेस टेम्परेचर. तो रीजंस क्या क्या है अरेबियन सी में इन साइक्लोन्स के इंक्रीज होने के रीजंस क्या क्या हैं? वार्मिंग्स ऑफ बोथ सी सरफेस टेम्परेचर एंड डीपर वाटर्स इन अरेबियन सी. वार्म कंडीशंस आर मच मोर फेवरेबल फॉर द रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स, सो इट हैज पोटेंशियल टू सस्टेन स्ट्रेंथ ऑफ द लॉन्गर पीरियड. इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एल नीनो मोदोकी phenomena which makes condition conducive for cyclone formation over Arabian Sea. तो ये जो फिनोमेना है ये साइक्लोन्स की कंडीशन को कंड्यूसिव बनाता है या अगेंस्ट में है? तो कंड्यूसिव बनाता है. एल नीनो मोदोकी कॉजेज वार्म मॉइस्ट कंडीशन इन सेंट्रल पैसिफिक एंड ड्राई कोल्ड कंडीशन इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक. तो ये किस जगह पे वार्म मॉइस्ट बनाता है, कहाँ ड्राई बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए. देन जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज इज कैरेक्टराइज बाय 3 मेजर टेक्टोनिक यूनिट्स. अब देखिए ये मेन थ्रस्ट, सेंट्रल, मेन बाउंड्री, हिमालयन फ्रंटल और मेन फ्रंटल, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फॉर फैक्चुअल कंसिडरेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है. इसमें थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा कि हाईएस्ट और ओल्डेस्ट कौन सा है, तो एमसीटी है. लेसर एंड सब हिमालय सेपरेटेड बाय एमबीटी, राइट. ऑल 3 फोल्ड्स को जॉइन अलॉन्ग बेसलाइन डिटैचमेंट प्लेन दैट इज मेन हिमालयन थ्रस्ट. बोथ एमबीटी एंड एचएफटी फॉल्ट्स आर कंसिडर्ड मोर एक्टिव देन एमसीटी. तो कौन ज़्यादा एक्टिव है, राइट. ये सब उसके बाद फिर यही है कि देर इज 700 किलोमीटर स्ट्रेच इन सेंट्रल हिमालयाज where MFTs are shown no sign of any rupturing for several centuries. इसको क्या कहा गया है? सेंट्रल सिस्मिक गैप. तो ये कहाँ पर है? तो ये MFT से रिलेटेड है, स्ट्रेच इन सेंट्रल हिमालयाज है, राइट. तो MFT, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में किससे रिलेटेड कौन सा, एमसीटी से रिलेटेड कौन सा, MFT से कौन सा, एमबीटी से कौन सा, एचएफटी से कौन सा है. एचएफटी और MFT लगभग सेम ही है. सिस्मिक गैप रीजन्स आर हाई रिस्क एरियाज फॉर लार्ज अर्थक्वेक्स. तो ये क्या होता है? जहाँ पर अर्थक्वेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये आप एक उसका एक डायग्राम दे दिया है कि इसके एक लोकेशन के थ्रू कि आपको एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी रहे तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक क्या है कि आईएलओ रिलीज अ रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या है? एडवांसिंग सोशल जस्टिस. तो किसने निकाला है? आईएलओ ने निकाला है. अदर रिपोर्ट इसकी कौन कौन सी है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये आईएलओ की रिपोर्ट है. मॉस्पी दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इसने क्या रिलीज किया है? एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट. ठीक है, ये वाला जो रिपोर्ट है ये किसने किया है? मॉस्पी ने. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज्ड जेंडर गैप रिपोर्ट दैट, इसमें इंडिया के रैंक क्या है? 127. आइसलैंड ने टॉप किया है. जेंडर गैप इंडेक्स जो पैरामीटर है क्या क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. यूएनडीपी रिलीज्ड 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स. रिपोर्ट इज टाइटल्ड, तो यूएनडीपी में क्या है कि जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स इन्होंने निकाला है. किसने निकाला है? यूएनडीपी में. इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस, शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी. इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं? पॉलिटी, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड फिजिकल इंटीग्रिटी. तो ये ज़रूरी है. तो बेसिकली आपको किसने निकाला है, उसके पैरामीटर क्या है, और अगर उसमें इंडिया की रैंकिंग दी हुई है तो उसकी इंडिया की रैंकिंग. उसके अलावा ज़्यादा ज़्यादा तो जिसने फर्स्ट किया है वो भी बहुत कम चांस है. वॉक फ्री रिलीज्ड ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स. वॉक फ्री ने निकाला है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स. नॉर्थ कोरिया टॉप पे है, फॉलोड बाय इरिट्रिया, हैज़ द हाईएस्ट प्रिवेलेंस, एंड स्विट्जरलैंड में क्या है? लोवेस्ट है.
ठीक है। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी एंड स्लेव, ये उतना ज़रूरी नहीं है। इसके सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी क्या है, एक तो नॉर्थ कोरिया, नहीं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है किसने निकाला है। ठीक है, वर्क फ्री ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट, यूएनएचसीआर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज्ड 8th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। ये उतना ज़रूरी है नहीं, तो ये आप छोड़ सकते हैं। आईआईटी मद्रास टॉप द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ इंडियन ओवरऑल कैटेगरी, ये इसी का है, ये 8th पॉइंट नहीं है, बेसिकली इसी का है। आईएससी को करके आईआईटी मद्रास ने इसको निकाला है, राइट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसने निकाला है, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज किसने किया, यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, राइट। तो यहाँ पर आपका सोशल इश्यूज खत्म होता है। नेक्स्ट, तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो है आउटर स्पेस गवर्नेंस। इसमें यूएन ने एक रिपोर्ट, ये पॉलिसी रिलीज़ की है। ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स जो है वो इसका इंडिया मेंबर है। यहाँ पर ये 5 ट्रीटी दी हुई है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि कब कौन से ईयर में कौन सी ट्रीटी आई है। इसमें इंडिया सबका सिग्नेटरी है, 5 का, लेकिन एक का नहीं है। किसका सिग्नेटरी, लेकिन एक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है, बाकी चारों को रेटिफाई भी कर दिया है। किसका रेटिफाई नहीं किया है, मून एग्रीमेंट 1979, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, रेस्क्यू ट्रीटी 1968, लायबिलिटी कन्वेंशन 1972, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 एंड मून एग्रीमेंट 1979। इलॉन मस्क न्यूरालिंक क्या है, ब्रेन कंप्यूटर एक इंटरफेरेंस है, बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है कि ब्रेन और कंप्यूटर को एक ऐसा बना देगा कि उसको कनेक्ट कर देगा, ताकि जो भी है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप डायरेक्टली ब्रेन के थ्रू ही उसको कंट्रोल कर सकें। यहाँ पर ये 2 टेक्नोलॉजी दी गई है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसमें क्या होता है कि आपको एक, और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर आपको नॉलेज के लिए अंदर देख लीजिएगा कि जैसे पहले वाले में ईईजी में क्या है कि मेजर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। ठीक है, इसी तरह फंक्शनल मैग्नेटिक, तो ये चीज़ें क्या है कि डिटेक्टिंग द चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजनेशन एंड फ्लो दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू द न्यूरल एक्टिविटी। ये उतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉलेज के लिए देखना है तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन से रिलेटेड एक टेक्निक्स है टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन सेल्स किससे बने होते हैं, न्यूरॉन से बने होते हैं, जिसको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स आर इन्फॉर्मेशन मैसेंजर्स, राइट। ये उसके बारे में पूरा एक न्यूरॉन्स के बारे में ये स्टैटिक नॉलेज है। दे यूज़ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन्स, राइट। एक्सॉन्स क्या करते हैं, एक्सॉन्स अलाउ न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स टू अदर सेल्स। ये उसका एक डायग्राम दिया हुआ है कैसे वो लगते हैं या कैसे वो कनेक्टेड होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, इसमें बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना को, जैसे जो जीएमआरटी है ना, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये एस्ट्रोफिजिकल फेनोमेना को स्टडी करता है एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक, जीएमआरटी एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द स्मार्ट कॉन्सेप्ट। स्मार्ट क्या, स्ट्रेच मेस अटैच्ड टू रोप ट्रसेस, राइट। ये कहाँ पर है, जीएमआरटी पुणे में है। और अदर 5 कहाँ पर है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली एंड नीदरलैंड्स में है। रेयर हिग्स बोसॉन डीके, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न, इंडिया इसका क्या है, एसोसिएट मेंबर है। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, एलएचसी, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर, राइट। एलएचसी कंसिस्ट ऑफ 27 किलोमीटर रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये उतना ज़रूरी है नहीं, बेसिकली ही देखिए हिग्स बोसॉन का, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। इट इज़ 133 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन स्केलर पार्टिकल एंड हैज जीरो स्पिन एंड डू नॉट पोजेस एनी नेट एंगुलर मोमेंटम। लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट होती है एंड इट रैपिडली डिकेज इनटू अदर पार्टिकल्स। फिक्स्ड रिटेल प्राइसेज फॉर एसेंशियल मेडिसिन, एनपीपीए हैज़ फिक्स्ड। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने क्या फिक्स किया है, रिटेल प्राइसेस फॉर एसेंशियल मेडिसिन। इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट। सिकल सेल अनीमिया, ये टाइप ऑफ हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर है दैट इज इनहेरिटेड ब्लड डिजीजेज दैट अफेक्ट हाउ ऑक्सीजन इज कैरिड इन दिस फ्लो। तो एक ऑक्सीजन की जो किस तरह से बॉडी में कैरी होता है उसको ये दिखाता है। इस टाइप का ब्लड डिजीज़ है ये, इट इज़ ए इनहेरिटेड ब्लड डिजीज़, इनहेरिट किया जाता है। एंड दैट अफेक्ट, कि किस तरीके से, क्या इफेक्ट ये करता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो है आपकी बॉडी में, राइट। एससीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडिफिकेशन इन द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। स्टेम सेल्स और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स are the only cure of this disease. India is second worst country affected of sickle cell anemia. Sickle cell anemia elimination ये कब तक किया है, 2047 तक किया गया है। इसके लिए एक बेनिफिशियरी, जो इसके रिलेटेड एक स्कीम आई है, जो इसके एक टारगेट रखा गया, उसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं। एंटायर पॉपुलेशन फ्रॉम 0 to 18 years and shall be incrementally include the entire population up to 40 years as part of national health mission, right. यहाँ पर क्या है, कैटेगरीज ऑफ द स्टेम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि टोटीपोटेंट,
प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। इनके बारे में आपको देख लेना है कि जैसे टोटीपोटेंट क्या है, क्या इट कैन मेक ऑल थ्री एम्ब्रॉयनिक जर्म लेयर्स एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक टिश्यू। द ओनली नोन indisputably totipotent cell is zygote. Pluripotent क्या है, कैन मेक मल्टी lineages from all three embryonic germ layers. Multipotent can make at least two different lineages. Unipotent example, sickle cell can produce only one cell type but have property of self renewal and distinguishes them from the non stem cells. Note, induced pluripotent cells IPS are made in lab from adult cells. ये उतना ज़रूरी नहीं है, बस इसका एक इन लोगों के बीच में इसमें भी सबसे ज़्यादा है कि आपको टोटीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट, इन तीनों में डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. Current status of SCT in medicine: the only stem cells now used to treat disease are hematopoietic stem cells found in bone marrow. Toxicology ये क्या है? Drug side effects. Testing drug candidates directly on patients can be extremely dangerous. तो टॉक्सिकोलॉजी ऐसे ऐसे टर्म आपको पता होने चाहिए, राइट? ड्रग साइड इफेक्ट्स को शायद स्टडी करने के लिए. लैब ग्रोन डायमंड्स ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अभी एक लैब ग्रोन डायमंड ग्रीन कलर का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएस के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया था. आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड डायमंड्स थ्रू क्रिस्टलाइन ऑफ प्योर कार्बन विद the same physical and chemical properties as natural diamonds. Methods of production of LGD, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेथड एक उसका मेथड है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ये डिफरेंस है कि LGD और नेचुरल डायमंड में क्या डिफरेंस है. तो LGD क्या है कि नो डर्ट और इम्प्योरिटीज इनग्रेन्ड. इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज एंड स्ट्रेंस आर देयर. अफोर्डेबल इवन इन बेटर क्वालिटी, कैन बी एक्सपेंसिव, कैन बी ट्रीटेड विथ लिटिल और नो इन्वायरमेंटल डैमेज. माइनिंग नेचुरल कॉजेज वाटर पोल्यूशन. गारंटीड ओरिजिन्स एंड ट्रैकेबल सोर्स. इसमें कैन कम फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग रीजन्स. तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GAC स्टैट्यूटरी है अंडर MEO, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इंडियाज फर्स्ट mRNA वैक्सीन गेट अप्रूवल राइट फ्रॉम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. इसका नाम क्या है? जेमकोवैक OM mRNA वैक्सीन है. ये पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन है और ये mRNA वैक्सीन है. इट इज़ लायोफाइलाइज्ड वैक्सीन स्टेबल एट 2 to 8 degree Celsius is delivered using device called TROPIS. TROPIS use a technology that propels liquid at high pressure to deliver vaccines through the skin without utilizing needles, right? तो ये कैसा वैक्सीन है? लायोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, राइट? mRNA vaccine है. It is a type of vaccine that use messenger RNA molecules to provide instructions to the body cells for producing protein that trigger the immune system. तो ये एक होता है ना कि प्रोटीन जो प्रोड्यूस करता है वही क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है अगेंस्ट पैथोजन जो आउटर आपको हार्मफुल जो आउटर एलिमेंट्स हैं जो आपका बॉडी आपके हार्म करने वाले हैं. ये एक दोनों के बीच में डिफरेंस है mRNA वैक्सीन और ट्रेडिशनल वैक्सीन के बारे में. ये आप देख सकते हैं यहाँ से. Now, phage therapy. A study found out that public accepts use of bacterial killing viruses. बैक्टीरियल किलिंग वायरसेस फेज थेरेपी कहते हैं इसको, कि यूज़ ऑफ बैक्टीरियल किलिंग वायरसेस का यूज़ करके उसी एज अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स की जगह बैक्टीरियल किलिंग वायरसेस को यूज़ किया जाए, तो इसको फेज थेरेपी कहा जाता है. ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ AMR. कि अब जैसे बहुत ज़्यादा हैवी इंटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स हो जाएगा ना, तो आपकी बॉडी उसको रेजिस्टेंट हो जाएगी, फिर उस दवाई का आपके ऊपर असर ही नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए उसको कम करने के लिए फेज थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है. देयरफॉर एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोफेगस to control the bacterial diseases. फिर leptospirosis. With the onset of monsoon in India, there is the threat of leptospirosis disease. ये क्या है? डिजीज़ है. ये फेटल जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉज्ड बाय बैक्टीरियम लेप्टोस्पायरा एंटेरोगेंस और लेप्टोस्पायरा. ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं, बस ये जूनोटिक डिजीज़ है. कंटेजियस डिजीज़ इन एनिमल्स बट इज़ ओकेजनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स. कब प्रिवेलेंट होता है? वार्म ह्यूमिड कंट्रीज एंड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज में होता है. सिम्टम्स भाई डेंगू मलेरिया और हेपेटाइटिस के लगभग सिमिलर सिम्टम्स होते हैं इसके. कैप्टागॉन क्या है? इज हाईली एडिक्टिव एम्फेटामाइन टाइप ड्रग विच इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली इन सीरिया. ये कहाँ पर है? एक सीरिया है,
ठीक है। स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये ड्रग है। प्रोवाइडिंग बूस्ट ऑफ एनर्जी, एनहांस समवंस फोकस, लेट समवन स्टे अवेक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ यूफोरिया। फोनॉन्स क्या है? कॉसी पार्टिकल्स दैट रिप्रेजेंट कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड मटेरियल। ये फोटॉन्स और फोनॉन्स के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। ठीक है कि फोटॉन्स आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोटोन जैसे ये क्या है? फोनॉन्स क्या है? आर पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स। तो ये एनर्जी ऑफ लाइट, ये साउंड। Phonons can travel through empty spaces. Phonons of different wavelengths can interact and mix when they bump into each other, producing a different wavelength. और ये क्या है कि photons generally don't interact at all. और ये क्या करता है? interact करता है। phonons को medium चाहिए होता है। Photons exhibit both particle-like and wave-like properties. Phonons are purely wave-like properties. तो ये difference ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट तारा, अल्फ़ाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, अंडर प्रोजेक्ट तारा इज करेंटली डिप्लॉइंग देयर लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अफ्रीका एंड अदर लोकेशंस अराउंड द। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट तारा के अंडर है? लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से ही रिलेटेड है, राइट। इसके बाद आपको है कि इट इज़ यूज लाइट बीम्स अगेन, तो बस उतना ही काफ़ी है आपका। हिरोशिमा AI प्रोसेस है, किससे? G7 से रिलेटेड है। क्या रिलीज क्या है? लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फॉर सबमरीन केबल। फिर वही बेटेलग्यूज, सेवेंथ ब्राइटेस्ट स्टार इन स्काई। ये क्या है? ये बेटेलग्यूज क्या है? मतलब स्काई है, ठीक है, स्टार है स्काई में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थिरुविथराई और अद्रा इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ईरान प्रिस्क्राइब्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकल हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड फतह, ठीक है। तो ये किसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है? ईरान की। उसके बाद मैक 5 और रेंज कितना है? 1400 किलोमीटर, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है? जो होती है कि जो मच लोअर एल्टीट्यूड पे और ट्रैवल कर सके, फ्लाई कर सके देन कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 टाइप्स ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं, ग्लाइड व्हीकल्स एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पावर्ड बाय एयर ब्रीदिंग हाई स्पीड इंजन्स। हाइपरसोनिक जैसे ये है कि सबसोनिक का कितना होता है, ठीक है, सुपरसोनिक। सबसोनिक का ये देखिए, ये सबसोनिक का है लेस देन 1, ट्रांसोनिक का है इज इक्वल टू 1, सुपरसोनिक का ग्रेटर देन 1 और हाइपरसोनिक का ग्रेटर देन 5। जो मैक क्या होता है? स्पीड ऑफ मैक होती है, स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड की यूनिट होती है। देन उसके मैंने मैक होती है स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली। सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क CLN, ICMR National Institute of Virology has joined CLN that works to test vaccine which can be used during epidemic disease network। तो किसने ज्वाइन किया है अभी? ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने CLN को ज्वाइन कर लिया है। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन साइट प्रोग्राम, ये किससे साइट प्रोग्राम से है? हाइड्रोजन से रिलेटेड है कि हम अब हाइड्रोजन यूज़ के तरह ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ बढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड है। ये सब मिशन कंपोनेंट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इट एम्स टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़। ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, एक क्लीन बर्निंग फ्यूल है विथ वाटर एज इट्स बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। उसके बाद ये आप उसके बारे में ये पढ़ सकते हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ये टेक्निकलिटी में चले जाते हैं, लेकिन आपको बस एक जनरली साइट के बारे में पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली बाय कौन कौन से है? गुड एनफ, स्टैनले एंड अकीरा योशिनो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लायन बैटरीज। ये जनरली आपको नोबेल प्राइज़ उतना पूछता नहीं है, लेकिन PCS वगैरह के एग्जाम में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या इसकी टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, या लायन बैटरी के बारे, लिथियम आयन बैटरी के बारे में पूछ सकता है, राइट। कि इज़ अ फैमिली ऑफ रिचार्जेबल बैटरी टाइप्स विथ इन विच लिथियम आयन मूव फ्रॉम द नेगेटिव एनोड। ये उतना ज़रूरी है नहीं। एडवांटेजेस इसके आप देख सकते हैं, लाइट वेट होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, नो मेमोरी, इसमें मेमोरी इफेक्ट होता ही नहीं, और हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, ये ज़रूरी है। मेमोरी इफेक्ट क्या होता है? इज अ प्रोसेस वेयर रिपीटेड पार्शियल डिस्चार्ज और चार्ज साइकिल्स कैन कॉज अ बैटरी टू रिमेंबर अ लोअर कैपेसिटी। डिसएडवांटेज क्या है इसका? वही टेंडेंसी, ओवर हीट होने की टेंडेंसी, कैन लीड टू थर्मल रनवे एंड कंबशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया है कि यूटी प्रेरक करके एक स्टार्ट किया है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडियन, तो इंडियन इंडस्ट्री के लिए उत्प्रेरक इन्होंने स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, कि ताकि हम एक एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को और क्या कर सकें कि बढ़ावा दे सके, उसको प्रमोट कर सके।
physicist from USA and China has claimed the discovery of completely new state of matter. क्या है चिराल बोस लिक्विड स्टेट? दिस इज, तो अब आपको बोल देगा कि चिराल बोस लिक्विड या चिरल बोस लिक्विड स्टेट क्या है, ये एक मैटर है लाइक, ठीक है। अभी यूएसए एंड चाइना ने इसको क्लेम किया है। रिसर्चर्स क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन मशीन, अ बाइलेयर सेम कंडक्टिंग डिवाइस डिजाइन टू क्रिएट दिस मैटर। तो कौन सा मशीन? फ्रस्ट्रेशन मशीन है ये इसी के लिए, राइट। तो इससे यहाँ पर आपका साइंस टेक कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू कल्चर। इसमें आपको देखिए ये स्टैटिक है कल्चर, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको डिस्कस कर देंगे जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें। कल्चर में चोला स्टेशन से में क्या होता था, किंग सबसे पावरफुल होता है, ये सारा चीज़ स्टैटिक है, इसमें करंट वैसा कुछ है नहीं। टॉप अथॉरिटीज़ वर नोन एज पेरुनंतरम। तो ये सारा आपको देखिए ये पूरा क्या है कि आपको ये स्टैटिक पार्ट है। आप इसको एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड बुक या आपको कहीं से भी पढ़ेंगे आपको ये स्टैटिक पार्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से बस देख सकते चोला न्यूज़ में है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उरा जनरली असेंबली ऑफ विलेजेस, फिर चोला अटेंशन टू इरिगेशन, ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन टू द लैंड चोला ड्रू देयर इनकम फ्रॉम टोल्स ऑफ ट्रेड टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस। तो ये वो टैक्स लेते थे। रिच लैंड ओनर्स का जैसे ये टाइटल है तो ये आप देख सकते हैं अरेयर, ठीक है, ब्राह्मण्स को मिलता था ब्रह्म दया, जैसे लैंड ग्रांट्स उनको दिया जाता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ कैटेगरीज ऑफ लैंड आपको दे देगा 4 नाम, बोल देगा कि ये क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि टाइप्स ऑफ लैंड, तो ये लैंड है। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन भी ज़रूरी है कि कौन किसके लिए, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दैट वेलन वगई क्या है, लैंड ऑफ नॉन ब्रह्मा, ब्रह्मदेय लैंड गिफ्टेड टू ब्रह्मास, सालभ होगा लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, देवदान लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, पलिश्चंदम, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट अभी तक लैंड डोनेटेड टू द जैना इंस्टीट्यूशंस। रायगढ़ इज ए हिल फोर्ट सिचुएटेड इन द सह्याद्री माउंटेन्स ऑफ द और द वेस्टर्न घाट्स। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका शिवाजी से रिलेटेड है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है, ठीक है। तो काउंसिल इसमें इससे रिलेटेड, फिर अब से काउंसिल ऑफ स्टेट कौन किसको क्या कहा जाता था, जैसे पेशवा, प्राइम मिनिस्टर, मजुमदार, अकाउंटेंट, ये आप देख लीजिएगा। तो दाबीर फॉरेन सेक्रेटरी और सेरेमनी, सेनापति, तो यहाँ से मिरासदार, दोज विथ हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड विथ स्ट्रिक्टली सुपरवाइज, चौथ 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। मेवालीज एंड हितकारी विथ वर हिज एक्सेलेंट ट्रूपर्स। तो आप इसको एकदम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेना है। जीआई टैक्स, ये जैसे थोड़ा करंट है कि इसमें जैसे अमरोहा का क्या फेमस है, ढोलक, बागपत के क्या है, होम फर्निशिंग, कल्पी का क्या है, हैंड पेपर, महोबा का क्या है, पत्थर हैंड हस्तशिल्प, संभाल का क्या है, हॉर्न क्राफ्ट, और बाराबंकी का क्या है, हैंडलूम। कारी इसाड़ मैंगो कहाँ का है, उत्तर कर्नाटका का है, उसको जीआई टैग मिला है। ये मैंगो कहाँ का है, उत्तर कर्नाटका का है। राजा पर्व और मिथुना संक्रांति, ये कहाँ का है, उड़ीसा का ये फेस्टिवल है, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट मदर गॉडेस अर्थ से, मतलब हमारे धरती माँ से रिलेटेड ये पर्व मनाया जाता है, गॉडेस अर्थ से रिलेटेड है ये। अम्बुबाची मेला, ये कहाँ पर किया जाता है, कामाख्या टेम्पल अटॉप ऑफ नीलांचली हिल्स इन आसाम। तो ये भी आसाम से रिलेटेड है, तो अम्बुबाची मेला आसाम से रिलेटेड है। राजा परबा, और परबा इस टाइप की चीज़ें यदि उड़ीसा में, तो लैंग्वेज से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और मिथुना संक्रांति उड़ीसा में है। जोहा राइस, इसको जीआई टैग कहाँ का है, ये आसाम से मिला है। इसमें 2 चीज़ पाई गई हैं, 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दैट इज़ omega-6 एंड omega-3। तो लिनोलिक एसिड्स एंड लिनोलेनिक एसिड्स, तो ये दोनों पाया गया है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसका फीचर्स में क्या क्या है। बेसिकली इन्हीं दोनों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर जैसे कि रिच इन सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फिनोलिक्स और फ्लेवोनॉइड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ इफेक्टिव इन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ से भी आपको बचाता है। तो ये आप जोहा राइस के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली आसाम से रिलेटेड है और ये omega-3 और omega-6 है, इससे रिलेटेड है। मेनहिर्स एट द मुदुमल विलेज इन तेलंगाना, राइट। मेनहिर्स आर द अपराइट स्टोन्स, ये क्या होते हैं, ये कहाँ पर है, सबसे पहले तेलंगाना में है। ये होते क्या है, अपराइट स्टोन्स फ्रॉम द मेगालिथिक पीरियड, लोकली दे आर कॉल्ड नीलुवु रालू, मीनिंग स्टैंडिंग रॉक्स, राइट। तो ये भी नाम दे सकता है।
जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर अज डिजिटल कलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडियन म्यूजियम्स। जतन किससे रिलेटेड है? म्यूजियम से रिलेटेड है। गांधी पीस प्राइज अवार्ड इज ओपन टू ऑल पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और जेंडर। मतलब किसी भी नेशनल, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, किसी भी नेशनैलिटी को दिया जा सकता है ये गांधी पीस प्राइज। डायमंड लीग क्या है? इंडियन लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर सिक्योर थर्ड प्राइज इन पेरिस डायमंड लीग। डायमंड लीग है एनुअल सीरीज ऑफ टॉप टायर ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन। तो ट्रैक और फील्ड कंपटीशन का एक ये लीग होता है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हरा दिया है एंड वन इट, राइट। तो यहाँ पर आपका ये कल्चर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपकी जो जून मंथली है, जून मैगजीन आपकी कंप्लीट होती है। तो होप यू ऑल लाइक्ड द एंटायर सीरीज ऑफ जून मैगजीन। हमने मई की भी कवर की है, आप उसकी भी जाके प्लेलिस्ट दे सकते हैं। हमने विद इन 1.5 आवर्स उसको पूरा कंप्लीट किया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इट इज़ देयर इन सिंगल वीडियो ऑल्सो एंड इन पार्ट वाइज ऑल्सो एज इट वॉज देयर फॉर जून मैगजीन ऑल्सो। सो होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ click the like button, share and subscribe. Thank you for watching.